अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 4 F7 का स्टार्ट हो गया जी। आपको मैंने 3 का पार्ट सी अर्ज़ किया था कि आपको मिलेगा और उसमें आपको ये 3 सवाल 4, 5 और 7 ये मैंने कहा था कि आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है जी। 4 क्या था? 4 तो था प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग ही, ठीक है। तो प्लीज़ ये फ़िज़िकल वाले बच्चे जो हैं इन्होंने ये लेक्चर नहीं लिया, सुस्ती दिखाई है, ठीक है। तो मैं आज का दिन देख लेता हूँ, उसके बाद फिर ये काम नहीं चलेगा। फिर ठीक है, फिर फिज़िकल क्लास में इधर ही बैठोगे, फिर 4 घंटे लगें, 5 लगें, फिर मैंने जान नहीं छोड़नी, ठीक है। आखिरी चांस दे रहा हूँ आज, ठीक है। क्वेश्चन 4 आपको जो है वो मिलेगा एक इसमें, और दूसरा क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 7, ठीक है। क्वेश्चन 5 और 7 असल में सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सवाल थे, तो ज़रा इनको मैं क्विकली एक दफ़ा वैसे ही फिर भी जो लेक्चर के अंदर से तस्वीर में खींच के लाया हूँ वो आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है। जिस लेक्चर 3C के अंदर आपको ये सोल्यूशन मिलेगा जो मैंने सवाल किए होंगे, ओके। तो इम्प्रूवमेंट इन एसिड, अगर एसिड एक बार रेडी टू यूज़ हो गया, उसके बाद सब्सिक्वेंटली उस पर खर्चे हो रहे हैं, अगर तो वो खर्चे ऐसे हैं कि वो डे टू डे सर्विसिंग है, जिससे एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, आउटपुट वगैरह इंक्रीज़ नहीं होती, तो ऐसे खर्चों को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उनका ट्रीटमेंट क्या है? उनको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। कहाँ पे? इन प्रॉफिट एंड लॉस, मसलन रिपेयर, मेंटेनेंस वगैरह। लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसा एक्सपेंस हुआ है जो इन 3 में से कोई एक है, नंबर 1 वो इम्प्रूव कर रहा है एसिड को, यानी अपग्रेड है, नंबर 2 वो किसी मेजर पार्ट की रिप्लेसमेंट है, या नंबर 3 वो मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग है, तो इन तीनों को आपने कैपिटलाइज करना है, यानी एसिड की कॉस्ट में ऐड करना है। अब ज़बानी कलामी तो ये बात हो गई, लेकिन इसका सवाल कर कर देखना ये ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 7 दरअसल ये 2 क्वेश्चंस थे जो आपको 3 पार्ट सी के अंदर मिले, ठीक है, ओके। तो ये 2 सवालों के अंदर क्या था ज़रा देख लेते हैं क्विकली। ये मैंने पढ़ के भी भेजा था आपको ये सवाल, एनीवेज इसको आपने 3C के अंदर ले लेना है। इसमें क्या है? 1 जनवरी 2018 पे एसेट 50,000 का ख़रीदा, ठीक है, 5,000 इसकी रेजिडुअल वैल्यू है और स्ट्रेट लाइन बेसिस पे इसको डेप्रिशिएट करना है। और मैंने उस लेक्चर में भी इस तरह से किया होगा कि ये 1 जनवरी 22 को फ़िलहाल छुपा लो, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ठीक है, सारा ना छुपाएं, 1 जनवरी 22 से आगे वाली बात छुपाएं ना, ये नहीं पता लगे कहाँ तक आना है। यानी 31 दिसंबर 21 तक आप इस एसिड को डेप्रिशिएट करके ले आए। तो हमने 1 जनवरी 18 को ये एसिड खरीदा 50,000 का, 1000 में, ठीक है। फिर डेप्रिशिएट किया 50 माइनस 5 डिवाइड बाय 10। लेकिन चूंकि सवाल में हमने 18 से 22 तक यानी 31 दिसंबर 21 तक जंप लगा सकते थे, जंप लगा कर आना चाहिए ना, क्योंकि हर साल की वर्किंग क्या करनी स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। तो हमने 1 साल की डेप्शन निकाली, 50 माइनस 5 डिवाइड बाय, ये यूजफुल लाइफ कहाँ है? यूजफुल लाइफ 10 डिवाइड बाय 10 किया, 1 साल की डेप्शन आई। अब 18 के एंड पर 1 साल, 19, 20, 21, कितने साल? तो 4 साल की डेप्रिसिएशन निकाल ली इकट्ठी, तो ये अक्यूमुलेटेड डेप्शन है असल में। तो ये बुक वैल्यू आ गई किस दिन? 31 दिसंबर 21 पर, या इसको 1 जनवरी 22 भी कह सकते हैं, बिफोर अपग्रेड ये बुक वैल्यू थी। गॉट इट? उसके बाद फिर आपने अपग्रेड किया एसिड को, तो अपग्रेड चूंकि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो मतलब एसिड की कॉस्ट में इसने ऐड होना है, तो हमने एसिड डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया 15 से। तो इस वर्किंग के अंदर भी आप देखें तो ये आपको ऐड होता नजर आ रहा है। अपग्रेड कॉस्ट क्या कर दी आपने? ऐड कर दी। अब जब ये बुक वैल्यू में ऐड हुआ तो बुक वैल्यू क्या हो गई? रिवाइज, ठीक है। तो रिवाइज बुक वैल्यू अब रिमेनिंग लाइफ के ऊपर क्या करेंगे हम? डेप्रिशिएट, जस्ट लाइक चेंज इन एस्टीमेट, वो भी करवाना है। अब दोनों चीजें किस दिन पर? 1 जनवरी 22 पर चाहिए। बुक वैल्यू भी रिवाइज 1 जनवरी 22 को चाहिए, वो तो हमारी वर्किंग की बरकत से निकल ही आई। और रिमेनिंग लाइफ भी किस दिन निकालनी है? 1 जनवरी 22 पे। अब थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें कि लाइफ चेंज नहीं हुई, तो रिमेनिंग लाइफ कैसे निकलेगी? ओरिजिनली लाइफ कितनी थी? 10 साल।
यकम जनवरी 18 से यकम जनवरी 22 तक कितने साल गुजर गए? 4 साल। तो रिमेनिंग कितने बनते थे? 6। अगर सवाल में इस अपग्रेड से लाइफ ना बदल रही हो तो रिमेनिंग लाइफ 6 यूज होगी, यानी कि रिवाइज बुक वैल्यू रिमेनिंग 6 सालों के ऊपर डेप्रिशिएट करके हमने खत्म करनी। लेकिन सवाल में उसने क्या बताया था? सवाल में उसने बताया था कि सीएल ने जो अपग्रेड का डिसाइड किया जिससे इंप्रूव होनी है एफिशिएंसी वगैरह, तो उसकी कॉस्ट 15,000 थी और अपग्रेड ने इंक्रीज कर दी मशीन की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बाय 5 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ अपग्रेड। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अभी भी आपने बताया 6 साल रिमेनिंग लाइफ थी और ये 5 साल से बढ़ गई तो रिमेनिंग फिर कितनी बन गई? 11। तो इसका मतलब रिमेनिंग लाइफ अब क्या है? 11। तो 11 पे इसको डेप्रिशिएट करेंगे और बुक वैल्यू आ गई। तो ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड थी, बुक वैल्यू बिफोर अपग्रेड, फिर तीसरी चीज़ ये बिफोर ये रेंट के ऊपर बुक वैल्यू, और दरमियान में क्या चीज़ थी? हाँ, ये जर्नल एंट्री भी है। ये 3 रिक्वायरमेंट्स। और ठीक है, तो अगर कभी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हो और उसकी नेचर हो अपग्रेड की, तो क्या करोगे? क्या करोगे? उसको बोलो 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 दिलेरी से, ठीक है? नहीं, अपग्रेड जिस दिन हो रहा है उस दिन क्या करोगे? अपग्रेड की कॉस्ट को बुक वैल्यू में ऐड कर दोगे। जैसे एसेट क्या हिस्सा बन गया अपग्रेड, ऐसे ही उसकी कॉस्ट भी इस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन गई। लेकिन वो कॉस्ट का हिस्सा बनाओ या बुक वैल्यू बिफोर अपग्रेड का, बात तो एक ही है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इसने आगे डेफिसिट होना है। 18 तो पहले डेफिसिट हो चुका था 50 में। ठीक है, तो रिवाइज बुक वैल्यू ले लेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे? एसेट की रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे। ये बात समझ आती है? अब जाकर पढ़ते हैं उस अंग्रेजी को जो हमने लिखी हुई थी। अगर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर एक इंप्रूवमेंट कर रहा है एसेट में, यानी अपग्रेड है, तो उसका मतलब क्या है? इनमें से कोई भी चीज बढ़ रही है तो इसको इंप्रूवमेंट कहते हैं। ठीक है जी, तो फिर आप क्या करोगे? ट्रीटमेंट क्या करोगे? अभी पढ़ के आ रहे हैं, रिकॉर्ड करो इसको एज पार्ट ऑफ दैट एसेट एंड द अपग्रेड कॉस्ट shall be depreciated along with original asset over original assets remaining useful life। यही क्वेश्चन नंबर 5 में किया। ठीक है, अब मैंने ये डिस्कस कर लिया तो अब तो दिल ही नहीं करेगा आपका पार्ट भी लेने का। चलो खैर, अब मैं क्या करूं? ऐसे ही होगा अगर आप लोगों ने ना किया ना ये काम, ऐसे जब कभी पार्ट भी देता हूं तो मेहनत तो अगला दिन ज़ाया कर देना फिर इसी तरह से। मेरी तसल्ली नहीं होती भाई, माजरत के साथ प्लीज़ थोड़ा इधर होके बैठो, कैमरे वाले क्या समझेंगे। सुनो, दूसरी चीज़ ये छोड़कर मैंने ये होमवर्क दे दिया था। दूसरी चीज़ क्या है जी? मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग। ये क्या चीज़ है? मसलन आप एक हवाई जहाज़ कंपनी, आपकी हवाई जहाज़ वाली, ठीक है, आप खुद हवाई जहाज़ नहीं है, आप लोगों की एक हवाई जहाज़ों की कंपनी है, तो आप एयरलाइन है। ठीक है, अब आपके जिस मुल्क की एयरलाइन है वहाँ पे रूल क्या है कि हर 3 साल बाद आपने जहाज़ को ओवरऑल कराना। ओवरऑलिंग का मतलब होता है कि पूरा जहाज़ एक बार खोल देंगे, पुर्जा पुर्जा अलग कर लेंगे, चेक करके दोबारा बंद करेंगे, क्योंकि भाई लोगों की जानों का मसला है। तो 3 साल बाद अगर जहाज़ को उड़ाना है तो आपको ओवरऑलिंग या इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी। मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग, छोटी मोटी नहीं, तो इसकी कॉस्ट भी अच्छी खासी होती है। अब मसलन हवाई जहाज़ की यूजफुल लाइफ जो है वो 15 साल है, लेकिन हर 3 साल बाद इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है। तो ये तो एक तरह से 2 चीज़ें नहीं हो गई, एक वो एरोप्लेन जिसने 15 साल पे डेप्रिशिएट होना है, और दूसरा वो इंस्पेक्शन कॉस्ट जो 3 साल फ़ायदा देगी, 3 साल एसेट उड़ेगा तभी, ठीक है, जब वो करवाएंगे 3 साल बाद वो ख़त्म, और फिर दूसरी, फिर तीसरी, यहाँ तक के एसेट ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? छोड़ो, सवाल भी करते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन आपके जहन में इसका ट्रीटमेंट क्या बनता है? क्या होना चाहिए ट्रीटमेंट? आप अपने एरोप्लेन को 15 साल पे डेप्रिशिएट करते रहें और अपने अपग्रेड को, ठीक है, सॉरी, इंस्पेक्शन को, ओवरऑलिंग को 3 साल पे। 3 साल बाद जो कॉस्ट थी इंस्पेक्शन की पुरानी वाली की वो डी रिकग्नाइज करें और नई इंस्पेक्शन की कॉस्ट को रिकग्नाइज करें, और फिर आगे उसी तरह से चल पड़े। इसको सवाल में देखते हैं, फिर यहाँ से अंग्रेजी आकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सवाल भी आपको मैंने दिया था होमवर्क में। सीएल परचेज एन इंडस्ट्रियल बॉयलर, अच्छा इन्होंने बॉयलर खरीदा है फॉर 1,20,000 ऑन यकम जनवरी 18। Boiler's estimated life is 12 साल and residual value is, CL uses straight line method per regulatory requirement, law है, boiler undergoes a major inspection every
लाइफ 12 साल है तो अपनी पूरी लाइफ में 3 बार ये काम करना पड़ेगा, विच इज एसेंशियल टू कीप इट ऑपरेशनल। ठीक है, ऑन यकम जनवरी 22 आफ्टर 4 years ऑफ यूज CL incurs a major inspection cost of the previous inspection cost which had cost of 15,000 was initially included in assets carrying amount and is fully depreciated over, मतलब 1,20,000 के दो हिस्से हैं। एक है, ये तो हटाओ ना, अब तुम लोगों ने तो किया कुछ नहीं, निकम्मे हो निकटुओ जी। 1,20,000 के दो हिस्से हैं, नंबर 1 15,000, नंबर 2 1,00,000। ये 15,000 क्या है जी? प्रीवियस इंस्पेक्शन, और ये क्या है जी? बॉयलर की कॉस्ट बाकी की। ठीक है, अब वो कह रहा है 120 में ये शामिल है। अब वही कहानी यकम जनवरी 22 पर जो हो रहा है वो यकम जनवरी 22 पर ही देखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो यकम जनवरी 22 पर इसको ले आना चाहिए, क्या ख्याल है? ठीक है, तो 120 की एंट्री आपने की, ये कॉस्ट है, जब खरीदा होगा तो एंट्री की होगी बॉयलर डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, फिर डेप्रीसिएशन करनी है तो 105 माइनस 10। अब सवाल ये पैदा होता है रेजिडुअल वैल्यू जो है वो पूरे 120 में से माइनस होनी चाहिए या रेजिडुअल वैल्यू जो है वो सिर्फ 105 में से माइनस होनी चाहिए? भाई ट्रीटमेंट सामने आ गया तो ये तो नज़र आ रहा है, लेकिन लॉजिकली भी बात करें ना भाई, देखें इंस्पेक्शन की तो कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं ना होती। इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग क्या एंड में बिकेगी? नहीं ना बिकेगी। इसलिए रेजिडुअल वैल्यू अगर सवाल में गिवन भी है तो खामोशी केस में भी क्या बनता है कि ये एसेट की ही रेजिडुअल वैल्यू होगी, ये इंस्पेक्शन की तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर आपने 105 माइनस 10 किया, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर इसकी यूजफुल लाइफ इनटू, उसी तरह से 4 साल यहाँ तक गुजर चुके थे, डेट मैंने सेम रखी थी ताकि बार बार ईयर्स ना गिनने पड़े, ट्रीटमेंट सिखाना था ना। ठीक है, ये तो आप हर सवाल अलग डेट वाला कर लें तो पर्चे में उससे भी अलग वाला आएगा, असल तो कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट 15 रुपये क्या है? इंस्पेक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय 4 इंटू 4 का मतलब क्या है? पूरे 4 साल गुजर गए। अब गौर करें ना तो इस हिस्से की डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 32 आएगी, और इस हिस्से की पूरे 15, इसी तरह 47 बना होगा ना, चेक कर लो बेशक। तो इंस्पेक्शन फुली डेप्रिशिएट हो चुकी है 31 दिसंबर 2021 तक, जबकि बॉयलर अपनी 4 साल की जिंदगी डेप्रिशिएट हो चुकी है। अब बिफोर इंस्पेक्शन, इसमें अभी पहली इंस्पेक्शन शामिल है। अच्छा, बुक वैल्यू में शामिल भी है तो कोई नहीं शामिल है, क्योंकि ये इसका ब्रेकअप मैंने क्या बताया अभी 32 प्लस 15, मतलब इस 73 के अंदर से बुक वैल्यू तो कोई नहीं है, अब जीरो है। हाँ, अगर आप अलग अलग लेकर चलें, एसेट की कॉस्ट अलग थी, एक्यूमुलेशन अलग थी, तो फिर कॉस्ट भी पड़ी होगी पूरे 15। और अब पहले क्या करना पड़ेगा? इसको डिस्पोज करना पड़ेगा। ओल्ड इंस्पेक्शन को क्या करें? डिस्पोज। मैंने छुपा ली एंट्री। बताओ मुझे, कोई एसेट अगर आपने ख़रीदा हो मसलन 100 रुपये का, और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी क्या हो 100 रुपये, यानी वो क्या हो चुकी हो, एसेट क्या हो चुका हो, फुली डेप्रीशिएट, तो क्या इसको डिस्पोज नहीं कर सकते? डिस्पोजल की एंट्री नहीं हो सकती? होगी ना। मसलन कैश जो है वो 0 आया, एंट्री करते हैं, डिस्पोजल रिवाइज कराया था, याद है ना पहले सवाल। एसेट अकाउंट में से क्या करेंगे? एसेट की कॉस्ट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। और इस एसेट की अक्यूमुलेटेड एक्शन को अक्यूमुलेशन अकाउंट में से क्या कर देंगे? डेबिट। कैश कितना आया? तो फिर गेन है या लॉस है? ना गेन ना लॉस। ये फुली डेप्रिशिएट एसेट जो होते हैं ना, इनके ऊपर 1 रुपया भी मिल जाए तो वो भी गेन ही होता है। एनीवेज, ये तो हमारा ऐसा एसेट था जिसकी बुक वैल्यू हमारे हिसाब से क्या थी? 0, तो फिर उस पर कैश भी कोई नहीं आया, तो ये हमारा ख़त्म हो गया, एसेट किताबों से निकल गया, डी रिकग्नाइज हो गया, कोई मसला। अब ये एसेट बेसिकली जो था, इसकी बजाय इसको ही इंस्पेक्शन की कॉस्ट समझ लो। तो इंस्पेक्शन भी एसेट में क्या थी? एडिड। जब 4 साल गुजर गए तो इसको क्या करना है? पुरानी इंस्पेक्शन को क्या करना है? डी रिकग्नाइज, और नई को क्या करना है? रिकग्नाइज। तो डी रिकग्निशन का तो यही तरीका है। अब कितनी कॉस्ट थी पुरानी इंस्पेक्शन की? 15,000, तो क्रेडिट हो जाएगा $15,000 एसेट अकाउंट में से। नहीं समझ आ रही बात? फिर डेबिट करेंगे इसकी अक्यूमुलेटेड एक्शन को, वो कितनी है? पूरा ही पूरा डेबिट हो गया 4 साल में, तो डेबिट 15,000। कैश कितना आया? कोई कैश नहीं आया, सिर्फ किताबों से निकाला है इसको, तो कोई गेन लॉस नहीं आया। साथ ही इसी दिन क्या कर देंगे? नई इंस्पेक्शन को ऐड करेंगे। अब नई इंस्पेक्शन सवाल में आपने पढ़ा था वो 20,000। भाई महंगाई भी तो हो ही रही होती है ना,
पिछली इंस्पेक्शन 15,000 में हुई थी, तो इस बार 20, अगली हो सकता है 22 में हो, उससे अगली 30 में हो, क्या कह सकते हैं, ठीक है। हर जगह भी महंगाई तो हो ही रही होती है, ठीक है। अब ये जनाब आपने क्या किया, पुरानी इंस्पेक्शन को डीरेकग्नाइज किया, मैंने कोई कैश वैश नहीं लिखा, जरूरत नहीं थी ना, क्योंकि फुली डेप्सिट हो गया और कैश आया कोई नहीं, तो एसेट क्रेडिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। साथ ही इसी दिन इसमें से अब इंस्पेक्शन निकल गई। ये स्टेप्स इसलिए बनाए कि हर तरह का सवाल इससे हो जाए, और ठीक है ना। अच्छा, अब 73 में इंस्पेक्शन कोई नहीं है, सही है। अब नई इंस्पेक्शन ऐड कर दें, पुरानी माइनस कर दें, नई ऐड कर दें, तो नई ऐड करने की एंट्री क्या हो गई, बॉयलर डेबिट कैश क्रेडिट। अब रिवाइज्ड बुक वैल्यू क्या आ गई, 93। अब इसने फिर क्या होना है, रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट। अब सवाल में कहीं पे उसने बताया कि रिमेनिंग लाइफ चेंज हो रही है, जरा चेक कर लेते हैं सवाल अपना, केड़ा सवाल है, 7। ऑन यकम जनवरी 22 आफ्टर 4 ईयर यूसीएल इनकर्स अ मेजर इंस्पेक्शन ऑफ 20,000, प्रीवियस जिसकी कॉस्ट 15 थी वो इनिशियली इंक्लूडेड भी थी, वो फुली डेप्सिट हो गई है 4 ईयर्स। अब कहीं पे उसने ये नहीं बताया कि बॉयलर की लाइफ वगैरह चेंज हुई है, तो फिर कहानी वही चलनी है। नई इंस्पेक्शन ने 4 साल पे डेप्सिट होना है, जबकि बॉयलर जो है वो कितना बच गया है, बॉयलर कितना बच गया है, बॉयलर के 12 में से 4 साल गुजर गए हैं, तो 8 बाकी हैं। तो हम इधर आए और हमने इधर आकर कहा जी 73। अब ये मैंने कितने गया, ये मैंने इसीलिए निकलवाई ताकि आपको मैं बता सकूं कि ये बुक वैल्यू क्या है, कि ये इंस्पेक्शन के बगैर वाली है, ना पुरानी इंस्पेक्शन है इसमें ना नई, तो ये बॉयलर की बुक वैल्यू हो गई, बॉयलर की बुक वैल्यू हो गई, बोलो। तो बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू तो अभी भी है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आया तो वही ले लेंगे, चेंज हो जाती तो वो भी रिवाइज्ड वाली ले लेते। तो 73 माइनस 10 डिवाइड बाय 8, और ये क्या है, ये इंस्पेक्शन 93 के अंदर इंस्पेक्शन अब आ गई ना, हम तो 73 उठाया यहाँ से, ठीक है, तो ये 93 के अंदर आ गई, तो ये 13 की डेप्रिसिएशन आ गई, और ये रिमेनिंग लाइफ आपको मैंने निकाल कर यहाँ पर दिखाई थी उस लेक्चर। गॉट इट, कोई मसला। अब अंग्रेजी पढ़ते हैं, अगर मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। नॉर्मली ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड कर लें एज एन एसिड, रिकॉर्ड कर लें एज एन एसिड, और डेप्रिशिएट करो ओवर इंस्पेक्शन की यूजफुल लाइफ पे। एसिड का कोई इससे लेना देना एक तरह से नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन 7 हमने इसी का किया, कोई मसला, समझ आती है बात। तो ये 2 सवाल मैंने आपको पार्ट सी में दिए थे, तो बेटा देख लो, अब आपके सामने ही है, नहीं है मेरी तसल्ली होती भाई, तो थोड़े से बच्चे हो आप मेरे पास, तो सारों को मैं चेक करूँगा, करके आओगे काम तो ठीक है, वरना हर रोज़ ऐसे ही टाइम ज़ाया हो जाना है। आगे आपकी मर्जी है, करोगे ना इंशाल्लाह, आज जो काम दूंगा बी पार्ट में करके आओगे ना, ठीक है। ये तो मैंने करवा ही दिया, बस अब इसमें क्वेश्चन 4 रह गया है देखने से, ठीक है, सही है। अच्छा, अब एक और सवाल जो रहता है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी मैं अगर यहीं पे कर लूँ ना तो उसका फ़ायदा अब ये हो जाएगा कि ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं ये एक जगह पे आ जाएंगे, और जब कभी हमें सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को रिवाइज करना पड़ेगा तो इन 3 में से कोई एक सिनेरियो होना है, तो वो हमारे सामने ही होंगे, हम इस नोटबुक को खोल कर देख लिया करेंगे, ठीक है। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं। Crescent purchased a plant on Yakam January 19 with a significant component motor that needs replacement every 5 years. Here are the details. Cost of plant जिसमें इंक्लूडेड है मोटर की कॉस्ट 30,000, वो कितनी है, 1,00,000। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ सिर्फ प्लांट बताई गई है कितनी, यूजफुल लाइफ प्लांट की 10 साल, यूजफुल लाइफ मोटर की 5 साल। अब असूली तौर पे तो मुझे इसको 5वें साल में रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन अगर मैं वो 5वें साल ही रिप्लेस करता तो इसमें और क्वेश्चन 7 में कोई फर्क नहीं रह जाना था, इसलिए मैंने ज़रा इस सवाल में अर्ली वियर एंड टीयर करा के ना मोटर को ज़रा जल्दी रिप्लेस करा दिया। कोई इतराज़ तो नहीं है ना। देखो ना, अगर पूरे 5 साल पे डेप्सिट करके इसको निकाल दे तो ये तो वैसे ही बन जाता जैसे अभी अभी हमने इंस्पेक्शन की है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता, तो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया हमने, ठीक है। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, ये सारी एंट्रीज करके देने की जरूरत तो नहीं है आपको,
सारी एंट्री समझ आ रही है ये? यानी हर साल एंट्री पता है क्या होती आई होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट, ठीक है। अब 15 ने 4 पे डिवाइड होना है तो उसकी हर साल की डेप्शन भी आती जा रही है, और 105 माइनस 10/12 भी उसकी हर साल की भी आती जा रही है। तो जब 30 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, तो उसके बाद एंड पे पूरा 15, 3 से 4 साल जितने थे वो सारा डेफिसिट हो चुका था, सिर्फ उसको निकाला है, बॉयलर की डेप्शन नहीं निकाली। सारी एंट्रीज भाई मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने सिर्फ वही किया है भाई, सवाल में सिर्फ वही किया हुआ है, लेकिन कह रहा हूँ समझ आ रही है या इसकी एंट्रीज करने की जरूरत तो नहीं है ना, सारी कहोगे तो कर दूंगा, रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको समझना है तो करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। अच्छा चलो, अब जी, अब असल में यकम जनवरी 19 पे ये प्लांट खरीदा था, तो यकम जनवरी 20, 21, 22, 23, 24, असूली तौर पे तो 24 में इसको रिप्लेस करना था यकम जनवरी को, लेकिन यकम जनवरी 22 पे क्या हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, क्योंकि मैं पहले यकम जनवरी 22 पे पहुंच तो लूं, ठीक है। तो फिर आ जाओ फिर फटाफट, इसी तरह से फॉर्म अपना फॉर्मेट बनाएं, डेट, डिस्क्रिप्शन, यही फॉर्मेट अभी आज भी कैरी फॉरवर्ड होगा। रीवैल्यूएशन स्टार्ट करानी है आपको, मैंने, मुझे पता है आप लोगों ने की हुई है, लेकिन मैंने तो करानी है ना, ठीक है। तो एक छोटा सा सवाल, असल में आपकी नोट्स में मैंने सवाल ही बड़ा डाला, 3 रीवैल्यूएशन वाला, लेकिन फिर आप क्या करेंगे अगर वही मैं करा दूं तो पहली दफ़ा ही, तो मैं एक वाला भी ताज़ा दम तैयार करूंगा, रेडीमेड, ठीक है, यहीं पे सवाल लिखेंगे, उसको कराऊंगा 1 साल वाले को और सारी फनकारियाँ सिखा दूंगा, फिर 3 वाला आपका होमवर्क और उसकी डिस्कशन पार्ट बी में, फिर ये स्टार्ट होता है, ये रिवैल्यूएशन वाला है, एंड वाला फिर मैं खुद कल दोबारा कराऊंगा, फिर उसके बाद आगे ये स्टैंडर्ड ख़त्म होने के करीब करीब ही है इंशाल्लाह, लेकिन फिर आपको पता लगेगा कि हाँ वाकई ये स्टैंडर्ड तैयार हुआ है जब आप सवाल, कुछ मैं कराऊंगा 2-3 जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे किट के, कोई MCQs को इस तरह से, लेकिन आप जब सारे सवाल उठा के करोगे, कोई सवाल ऐसा नहीं होगा, और कोई होगा ऐसा नहीं, दावा नहीं कर रहा, कोई होगा तो वो मुझे बताएंगे, सर ACC हब पे ये सवाल हमने देखा, सर इसका मसला है ज़रा हमने ये नोट कर लिया, अच्छा सर किट में फलां सवाल की समझ नहीं आ रही, भाई बिस्मिल्लाह, तो मैं चाहूँगा ऐसे कुछ सवाल मुझे मिलें, लेकिन वो बहुत कम होंगे इंशाल्लाह, बहुत ही कम होंगे। तो ये काम जब होना है तब आपको कॉन्फिडेंस आना है, मैं सारा कुछ खुद करा दूं, क्लास में तो बहुत एंजॉय करेंगे, पेपर में क्या करेंगे, मुझे ढूंढेंगे, फिर मैं तो नहीं मिलूंगा वहाँ पे, समझ आ रही बात, ठीक है। तो बेटा देखो ना, अब ये काम आप करके आए होते तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आता, ठीक है। तकरीबन आधा घंटा ज़ाया हो गया हमारा, पार्ट बी इन्ना वड्डा नहीं सी जिन्ना मैं टेंशन से सिर कराता है। डिस्क्रिप्शन, एसिड का नाम क्या है, पौधा, प्लांट, पौधा है ना, अच्छा जी। यकम जनवरी 2019, शुक्र है डेट बदल गई, कॉस्ट क्या है जी, कितने, अच्छा डॉलर इन थाउजेंड ही चलाएं सवाल को, ठीक है ना जी, कितना 120। अब इसमें शामिल है, इसमें शामिल है 30,000 की मोटर की कॉस्ट और 120 में से बाकी का 90 जो है वो बाकी प्लांट। अब 10,000 रेजल वैल्यू सिर्फ प्लांट की है और 10 साल और 5 साल लाइफ है। अब हमने किस दिन 3 साल लेकर आना है, यकम जनवरी 22 में 31 दिसंबर 21 तक जंप कर आते हैं, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन 90 माइनस कितनी रेजल वैल्यू 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 10, लेकिन मैनू 10 एक किन्ने साल की डेप्रीसिएशन है 10, मैनू 10 ये 1 साल की है, ये अभी 1 साल की है, हाँ इसको 3 साल की बना लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा तो ये तो हो गया हमारा प्लांट वाला पोर्शन, ठीक है जी। बाकी का जो मोटर है उसको अलग इसलिए रखना मजबूरी है क्योंकि उसकी लाइफ डिफरेंट है, ठीक है। तो मोटर की कॉस्ट कितनी है इसमें 30, और इसको डिवाइड करेंगे जब 10 से, तो मैनू 10 से डिवाइड करके मैनू 10, ये कितने साल की डेप्रिसिएशन है, ये अभी 1 साल की है, हाँ हाँ सॉरी 5 से करेंगे, बिल्कुल 5 से करेंगे, आई एम सॉरी, 1 साल की आ गई, इनटू 3 कर दो इसको भी, तो ये जितनी भी डेप्रिसिएशन बनी ये टोटल प्लांट की डेप्रिसिएशन है, ठीक है जी। ओके तो प्लांट भाई इधर आ गया, आ जाओ यार थोड़ा सा, है जी, चलो जी।
बताइए 42 42 तो 42 माइनस हो गया तो बुक वैल्यू कितनी आ गई। अब ये 78 की बुक वैल्यू किस दिन की है, क्योंकि हमने 31 दिसंबर 21 तक की डेप्रिसिएशन, 22 तो यकम जनवरी पे काम हो रहा है ना, हमने चूंकि 31 दिसंबर 21 तक की डेप्रिसिएशन माइनस की है तो बुक वैल्यू फिर क्या आ गई है 31 दिसंबर 21 की। ये इसको यकम जनवरी 22 भी कह सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज ये बुक वैल्यू जो है ये बिफोर रिप्लेसमेंट, बिफोर यानी इसके अंदर मोटर की बुक वैल्यू भी पड़ी है, पुरानी मोटर की बुक वैल्यू भी पड़ी है। अब ये अगर मैं इंस्पेक्शन जैसा ही 5 साल पे बाद में रिप्लेस करता तो यहाँ पे भी माइनस करने के लिए ज़ीरो ही होता। क्या ख्याल है, इसीलिए चेंज किया कि ज़रा ध्यान से निकालो यहाँ से बुक वैल्यू। देखो मेरे बच्चों, आपकी इस 42 में से इसका आंसर तो बताओ ना मुझे, पहले ब्रैकेट का आंसर अलग जी 24 और बाकी का कितना है 18। अब अगर 90 में से 24 माइनस हुआ है तो इधर कितना पड़ा होगा 66। और अगर बाकी कॉस्ट कितनी है, बाकी कॉस्ट 30 है ना, 30 में से अगर 18 माइनस हुआ है तो इधर कितना पड़ा होगा इसका, बोलो 12। तो यही तो मिलकर 78 बना है। अब अगर आपने इस दिन रिपेयर करना है तो असूल फिर वही है कि आप मेजर पार्ट जो रिप्लेस हुआ है उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, यानी एसिडी कॉस्ट में ऐड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक्सटेंडेड शर्त क्या लगाता है, प्रोवाइडेड पुराने पार्ट का डिस्पोजल रिकॉर्ड करो। अगर पुराने पार्ट का डिस्पोजल रिकॉर्ड करना है तो हमारी इस वर्किंग का फॉर्मेट ये है कि यहाँ पर क्या शो हो रही होती है, बुक वैल्यू क्या शो हो रही होती है। तो फिर यहाँ से तो मुझे ये 12 की बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन एसेट अकाउंट अलग पड़ा होता है, एक्यूमुलेशन अलग पड़ी होती है। तो जर्नल एंट्री करते हुए एसेट अकाउंट में से कॉस्ट निकलेगी जो कितनी है 30, और एक्यूमुलेशन में से क्या निकलेगा 18 रुपए की अक्यूमुलेटेड। तो ये देखते हैं बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता करके सुकून से, लेकिन समझ आ गई साइंस। अब अगर ये बुक वैल्यू बिफोर रिप्लेसमेंट है तो रिप्लेसमेंट करने के लिए पहली शर्त क्या है, आप जी डिस्पोज होने वाली मोटर को क्या कर दो। तो मैंने कहा जी यकम जनवरी 22 आते ही डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मोटर रिकॉर्ड करना है। किसी ने कहा क्यों, मैंने कहा यार वो स्टैंडर्ड ने ना शर्त लगाई हुई है कि अगर आपने नए पार्ट को एज एन एडिशन लेना है। अच्छा एक बात सुनो, ये नई मोटर जो ऐड हो रही है ये एफिशिएंसी या आउटपुट प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी, बढ़ा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, नहीं बढ़ा भी सकती है, नहीं भी बढ़ा सकती, यही तो बता रहा हूं। ये चाहे ना भी बढ़ाए कैपिटलाइज कर सकते हैं। असल में ना वो बच्चा कंफ्यूज करता है इससे कि जी अब नई मोटर लगी, अपग्रेड तो हुआ कुछ नहीं, एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी आउटपुट सब कुछ तो वही है। तो उसको कहना है ये अपग्रेड नहीं है, ये रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट है जिसमें पुराना पार्ट निकल गया है और नया ऐड हुआ है। इसलिए चाहे ये एफिशिएंसी आउटपुट प्रोडक्टिविटी वगैरह नहीं भी बढ़ा रही तब भी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जबकि अपग्रेड के केस में रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट नहीं है, को पुराना निकल नहीं रहा, बस नया ऐड हो रहा है। तो उसके लिए जरूरी क्या है, वो लाइफ वगैरह प्रोडक्टिव वगैरह एफिशिएंसी वगैरह आउटपुट वगैरह को बढ़ाए। और ओवरऑलिंग तो वैसे ही अलग चल रही होती है, अपना ही मुंह होता होता, ठीक है सही है। तो चले खैर बिफोर रिप्लेसमेंट तो डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मोटर ये करना पड़ेगा। अब ओल्ड मोटर एसेट अकाउंट में से क्या निकलेगा, इसकी कॉस्ट, और अक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट में से क्या निकलेगा, इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री पास करूं जो कि शायद रिक्वायरमेंट भी है, तो एसेट अकाउंट में से यानी प्लांट में से मोटर की कॉस्ट निकाल देंगे। ऐसे ही है, मोटर की कॉस्ट कितनी है जी 30, क्रेडिट हो गई। इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी है ये हमें निकालनी पड़ेगी। ये मैंने ज़बानी निकाल ली ना 18, तो यार ये थोड़ी करेंगे इस तरह से लाल वाला काम थोड़ी करेंगे, ये तो मैंने वैसे ही किया था आपको ज़रा समझाने के लिए, हम तो प्रॉपर काम कर रहे हैं ना। अब तो कितनी डेप्रिसिएशन आज तक हो चुकी है इसकी डिस्पोजल के दिन तक, तो भाई 30 इसकी कॉस्ट थी, 5 इसकी लाइफ थी, बकौल आपके ऊपर ही आपने लिखा हुआ इनटू 3, ये आपकी डेप्रिसिएशन कितनी बनी 18। तो अगर ये 18 है,
अच्छा, इसके ऊपर को कैश आया हमें? कहीं सवाल में लिखा हुआ है? जरूरी नहीं है आए, हो सकता है हमने उठाकर फेंक दिया और इसको डस्टबिन में, तो अगर होगा तो सवाल बताएगा, वो मैं लिख देता हूं। इस सवाल में नहीं है कैश, होता तो ले लेते, अगर सवाल में नहीं है तो खुद से तो नहीं अज्यूम कर सकते, क्या ख्याल? तो इसका मतलब फिर क्या आ गया इस पे हमें? लॉस। तो बोलो, होता है ना कभी कभी पार्ट ऐसा होता है कि बस उठा के फेंक देते हैं हम डस्टबिन में, कबाड़िए को भी नहीं दे सके, वरना कुछ ना कुछ भाई होता तो सवाल में तो बता देता, हम लिख लेते, मसला क्या है? यहाँ पर आ जाता कैश, लेट से यहाँ पर आ जाता 15 रुपए, 3 रुपए का गेन आ जाता कैश है। 15 का कैश आता तो गेन आ जाता 3 रुपए का। अच्छा 10 रुपए का कैश आता तो 2 रुपए का लॉस आ जाता। आ सकता था पर कैश होता तो, मेरे सवाल में नहीं है तो नहीं है, पर मैंने एंट्री में लिख दिया है। आपके सवाल में आ जाए तो आपको लिखना हो, आता हो, और गेन लॉस बैलेंसिंग होता है। तो फिलहाल तो पीएनएल में बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर आ रही है, यानी कि लॉस। पहला लेक्चर लिया आप लोगों ने? पहला दूसरा जो आप लेट आए, आपने कहा था वो तो हम ले लेंगे, अब वो तो अवेलेबल थे ना यूट्यूब पे। सर असल में ना क्लास में समझ आ रही है तो हम कह रहे हैं क्या ज़रूरत है ना, ऐसे ना करो ना यार, मेरे साथ ऐसे ना करो, मैं बड़ा वहमी आदमी हूँ उस्ताद। ले जी, तो ये मैं असल में आपको बताना चाह रहा था कि आपके एसेट अकाउंट में से 30 ने निकलना है और अक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट में से 18 ने। पर ये तो लेजर्स की बात हो रही है ना, ये वर्किंग मेरी जो है, क्या ये कॉस्ट पे बन रही है और अक्यूमुलेटेड एक्शन अलग बन रही है? नहीं, ये वर्किंग तो मेरी हर लम्हा हर लहजा एसेट की बुक वैल्यू शो कर रही होती है। तो फिर इस वर्किंग में मजबूरन मुझे क्या करना पड़ता है? इसमें से बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल माइनस करनी पड़ती है। तो डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मोटर, या मैं यूं लिख दूं ज्यादा बेहतर है, बुक वैल्यू ऑफ, बल्कि ऐसे लिखूं ना, डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मोटर, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? माइनस क्या करूं? बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू, तो ये जनाब मैंने यहां पर बुक वैल्यू लिखा, ये माइनस बुक वैल्यू नहीं लिख रहा प्लीज। अब कॉस्ट कितनी है? 30, अक्यूमुलेटेड एक्शन कितनी है? 18, तो बुक वैल्यू कितनी है? 12। बात समझ आ गई? तो डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मोटर हमने यहां से निकालना है। निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉस्ट अलग नहीं चाहिए, अक्यूमुलेशन अलग नहीं चाहिए, क्योंकि मैं लेजर नहीं बना रहा। वर्किंग के अंदर तो मुझे क्या चाहिए? बुक वैल्यू की वर्किंग शो क्या कर रही है मेरी? बुक वैल्यू। तो 30 माइनस 18 इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये 12 बुक वैल्यू आ गई, देखो यहां से भी नजर आ रही है। यही तो कुछ मिला, नहीं तो सारे का सारा लॉस भी आ गया इत्तेफाक से। दरवाजा, चौकीदार हो आप, दरवाजा खुला है तो आप देख रहे हो कौन आया है? तमाशा मैंने लगाया हुआ है सामने है। प्रेशर डालता है यार हम पे, है ना, ऐसे करके बात करता है, तमीज ही नहीं इसको बात करने का। नहीं है, ये मेरी मोहब्बत है, ऐसी ही है बस। बुक वैल्यू, अब ये बुक वैल्यू क्या है? ये बुक वैल्यू ऑफ प्लांट है, और इस बुक वैल्यू ऑफ प्लांट में विदाउट मोटर, ये क्या है? विदाउट मोटर, इसमें मोटर नहीं है। ठीक है, ये बिफोर रिप्लेसमेंट बुक वैल्यू थी। फिर पुराने की डिस्पोजल, पुराने की बुक वैल्यू निकाल बाहर फेंकी, तो क्या बच गया? बाकी का प्लांट। ठीक है, कितनी? ये मैंने क्यों अलग किया वैसे, बाय द वे बता दो। हाँ, यहां पे ब्रेक लगाने की क्या जरूरत थी? मैंने क्यों इसकी बुक वैल्यू अलग निकाली है? नहीं, वो तो निकल गया, तो नया भी ऐड करके इकट्ठा निकाल लेते हैं। मसला क्या है? मुसीबत क्या है? डेप्रिसिएशन का मसला है ना। प्लांट की ओरिजिनल लाइफ थी 10, 4 गुजरी है तो रिमेनिंग 6, तो इस 66 ने डिप्रिशिएट होना है 6 साल पे, जबकि जो रिप्लेस हो रहा है पार्ट पता नहीं उसकी कितने साल लाइफ है, आई डोंट नो, वो तो सवाल बताएगा। सही है, तो ये हम निकाल लिया करते। तो 1 जनवरी 22 पर बुक वैल्यू ऑफ प्लांट निकल आई, जिसमें कोई मोटर की कॉस्ट या बुक वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू शामिल नहीं है मोटर की। ठीक है, फिर अब इसी दिन क्या कर लें? अब एडिशन, हाँ, क्योंकि नया पार्ट ऐड हुआ। ऑन 1 जनवरी 22 द सीएल डिसाइडेड टू रिप्लेस ओल्ड मोटर ड्यू टू अर्ली वेयर एंड टियर। द कॉस्ट ऑफ सिमिलर कैपेसिटी न्यू मोटर अमाउंटेड टू 32,000 विद यूजफुल लाइफ ऑफ। तो कैपेसिटी सिमिलर है, ना भी होती सिमिलर। अच्छा, जान के मैंने सिमिलर लिखा है सवाल में ताकि ये बात बता सकूं। सिमिलर कैपेसिटी का मतलब कैपेसिटी एफिशिएंसी वगैरह तो नहीं बढ़ रही, लेकिन फिर भी एडिशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये अपग्रेड नहीं कर रहे, ये रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट है, और पहली शर्त भी पूरी कर दी हमने, पुराने पार्ट को क्या कर दिया हमने? डिस्पोज ऑफ। तो फिर नए का एडिशन भी रिकॉर्ड
कर सकते हैं। ठीक है, तो यकम जनवरी 22 पे हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ न्यू मोटर, एडिशन ऑफ न्यू मोटर हम कर देंगे। ऊपर देखो ना, डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मोटर हुआ तो फिर एडिशन ऑफ न्यू मोटर, कितनी कॉस्ट पर, 32 पर। अब इस 32 की एंट्री, ये बिठा दूं मैं, ये लाल से जो लिखा था मैंने, लें जी। अब मुझे बताएं, एक एंट्री तो ये हो गई, इस 32 की क्या एंट्री करोगे जी, एसेट डेबिट, प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट। 30 बैंक कर लो, बैंक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्री की सेहत पे कोई असर नहीं। तो ये जनाब आपकी एडिशन की एंट्री आ गई, कोई मसला। चलें आगे। अब क्या कर लें जी, एक साल के बस डेप्शन निकाल लें, रिक्वायरमेंट में बाद में देखता हूँ, वैसे रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए, लेकिन मैं तो चूंकि आपको समझा रहा था इसलिए मैं करता चला गया। तो अब डेप्रीसिएशन करनी है, डेट मत लिखा करो, पहले मारा जाता है बंदा। अब डेप्रीसिएशन करनी है, तो प्लांट की बुक वैल्यू क्या है आफ्टर रिप्लेसमेंट, 66। अच्छा जो प्लांट है ना, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो 90 माइनस 10/10 भी कर लो तब भी बात वही है। ठीक है, या 66 माइनस 10 बटा रिमेनिंग लाइफ कर दो तब भी बात। उसकी वजह क्या है अभी बताता हूँ, फिलहाल ये कर तो लें। सिखाया क्या हुआ है, रिवाइज बुक वैल्यू ले लो, वो 66 है ना, आफ्टर प्लांट की, आफ्टर मोटर डिस्पोजल, रिमेनिंग लाइफ। अब मैंने कहा था दोनों चीज़ें किस दिन चाहिए हमें, जिस दिन ये चेंज आ रही है। ठीक है, तो वो चेंज किस दिन आ रही है, यकम जनवरी। अच्छा आप यूं कर लो ताकि मैं वो लिख सकूं, जैसे पिछले सवाल में लिखा था, क्या जी, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट इसी दिन, रिवाइज बुक वैल्यू लिख दूं या बुक वैल्यू ऑफ प्लांट लिख दूं, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट या रिवाइज बुक वैल्यू, लेकिन ये कब है, आफ्टर एडिशन, आफ्टर पार्ट रिप्लेसमेंट। ठीक है, आफ्टर या विद मोटर, आफ्टर मोटर, आफ्टर क्या लिखूं, आफ्टर रिप्लेसमेंट पार्ट। ठीक है जी, आफ्टर मोटर रिप्लेसमेंट या आफ्टर पार्ट रिप्लेसमेंट। ठीक है, बल्कि यहां पे एडिशन लिखना चाहिए, क्या लिखूं, कुछ लिखवाओ मुझे, नहीं नहीं कुछ लिखवाओ ऐसा जिससे ये पता लगे फौरन ये बुक वैल्यू रिवाइज होगी, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट। ठीक है जी, आफ्टर रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि फिर ये क्या था, ये भी तो आफ्टर रिप्लेसमेंट ही है। हाँ, आफ्टर एडिशन ही ठीक है। ओके, अब जी 98। अब इस 98 को इकट्ठा डेप्थ नहीं कर सकते, मैंने ये जान के इसलिए लिखा एक दफ़ा। इसमें 66 वो है जो सिर्फ प्लांट है, और उसकी रेजल वैल्यू भी 10 है, और उसकी रिमेनिंग लाइफ। अब किस दिन रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, जिस दिन ये बुक वैल्यू रिवाइज हुई है। तो यकम जनवरी 22 तक कितने साल गुजर चुके, यकम जनवरी 19 से यकम जनवरी 20, 21, 22, 3 गुजर गए, 10 में से 3 गुजर गए तो बाकी 7 रिमेनिंग लाइफ। ठीक है, रिवाइज बुक वैल्यू और रिमेनिंग लाइफ, प्लस जो मोटर आई है उसकी कॉस्ट क्या है, और इसकी लाइफ क्या है, 5 साल। एक एक साल की डेप्शन बस मुझे चाहिए यहां पे जी। 14 ही कर दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, तो बुक वैल्यू क्या आ गई, 84, और ये किस दिन की है जी, 31 दिसंबर 2000। पता नहीं रिक्वायरमेंट क्या थी, अब जाके पढ़ लेते हैं रिक्वायरमेंट्स, वैसे ही मैं तो ज़रा करता गया सवाल को। तो कहता है जी क्वेश्चन 7 में, कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ बॉयलर जिसमें ओल्ड इंस्पेक्शन, ये तो 7वां कर नहीं लिया, 6वां कर रहे थे अभी। कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट जिसमें ओल्ड मोटर शामिल हो 31 दिसंबर 21 पे, निकाला है हमने। ये कैलकुलेट, ये लाल से ना लिख दें, यही मांगा हुआ है, बोलो। चलें आगे, नेक्स्ट पार्ट, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज ऑन यकम जनवरी 22 फॉर रिमूवल ऑफ ओल्ड एंड एडिशन ऑफ न्यू। तो ये बी, ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज भी हो गई। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट जिसमें नई मोटर शामिल हो लेकिन 31 दिसंबर, हाँ ये वाली नहीं निकाल देनी,
98 नहीं बल्कि 84, तो 84 यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो बस ऐसी कैलकुलेशन थी, मैंने कहा चलो ये भी कर लें। तो ये जनाब आपका, अब वो तस्वीर बहुत छोटी नजर आने लग गई है। फाइन, रहने नहीं दो। ठीक है जी, ऐसे कर लें। ये तस्वीरें आपको लेक्चर 3C की मिल रही हैं और ये हमारी जी। अब इसको जाकर हम पढ़ भी सकते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो पढ़ें। अगर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऐसी चीज़ है कि वो क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट, तो इसमें लाइफ प्रोडक्टिविटी वगैरह मे और मे नॉट इंक्रीज या इम्प्रूव, इसमें लाजमी इंक्रीज या इम्प्रूव होगी। और ये तो वैसे ही क्या होती है, नॉर्मली क्या होती है, लीगल रिक्वायरमेंट। तो इसमें प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी वगैरह बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती। लेकिन रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट को आपने क्या करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहना है इसको। क्या क्या इसके ट्रीटमेंट क्या है जी, रिकॉर्डेड एज एसेट प्रोवाइडेड ओल्ड पार्ट इज रिकॉर्डेड एज डिस्पोजल, न्यू पार्ट शैल बी डेप्रिशिएटेड ओवर पार्ट्स यूजफुल लाइफ, रिप्लेसमेंट ऑफ सीज्ड इंजन। ठीक है, कोई इंजन सीज होगा तो रिप्लेस करना पड़ता है, तो ये एक एग्जांपल है इसकी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने अभी कर लिया, कोई मसला। तो ये हमने अभी तक क्या पढ़ लिया जी, IS 16 PPE क्या है, डेफिनेशन पढ़ाई थी। कब रिकॉर्ड करेंगे, जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रॉबल हो, कॉस्ट लायबली मेजरेबल हो। किस पर रिकॉर्ड करेंगे, इनिशियली कॉस्ट पे। कॉस्ट में क्या क्या चीज़ होती है, परचेज प्राइस, उसके अंदर से डिस्काउंट्स वगैरह लेस करने हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी, नॉन फंड टैक्सेस ऐड करने हैं, फिर ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, यानी एसेट रेडी यूज करने के लिए जितने ज़रूरी खर्चे हैं वो, और तीसरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग। ठीक है, अब इनिशियल मेजरमेंट हो गई। अब जिस दिन एसेट रेडी टू यूज हो गया उस दिन इस पर खर्चे ऐड करना रोक देने हैं और इसको क्या कर देना है, डेप्रिशिएट करना शुरू कर देना है। और बैलेंस शीट के ऊपर आप चाहें तो इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखें और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करें उस दिन तक की, यानी कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड एफिशिएंट यानी बुक वैल्यू पे, या चाहें तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे चले जाएं जो आज हमने पढ़ना था, है पढ़ना है, अभी पढ़ते हैं। ठीक है, फिर ये तो होगी बात इनिशियल मेजरमेंट की। लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर एक एसिड चल पड़ा है तो उसके बाद भी उसके ऊपर ज़िंदगी में खर्चे होते रहते हैं। तो अगर खर्चों की नेचर ऐसी है कि वो डे टू डे सर्विसिंग टाइप चीज़ है तो उसको एक्सपेंस आउट करेंगे। और अगर ये नहीं है बल्कि या तो वो मेजर इंस्पेक्शन जो ओवरऑलिंग है या अपग्रेड है या रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट है, तो फिर इसके रूल्स क्या हैं ये लिखकर हमने कहा ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। गॉट इट, समझ आ रही है। चल अच्छा जी, अब अच्छा एक छोटी सी बात ऐसी ज़हन में आ रही थी, लेकिन अब मेरा दिल है कि हम रीवैल्यूएशन शुरू करें। तो मैं एक काम कर रहा हूं, आपको पर्चे के अंदर प्लांट की कॉस्ट गायब कर कर दे दे और सिर्फ कह दे, MCQs आते हैं ना आपके कि PNL के अंदर क्या जाना है, तो ये सवाल किस तरह से सॉल्व करना है ये आपको बताना था। तो ये अपने पास नोट करो, कल आते साथ मुझे ये बताना है, या फिर देखूंगा अगर आज को पार्ट बना तो उसमें डाल, नहीं ये कल मुझसे पूछना है। MCQ ऐसा भी तो आ सकता है ना, तो ये ना लाइन के बैगर्स बने रहे, एसिड की कॉस्ट होगी तो सारी वर्किंग होगी, तो नहीं नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, अच्छा जी, तो अब ये पार्ट C के अंदर देख लेना यार इस क्वेश्चन 4 को। ओके ठीक है, अच्छा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मैंने आपको पढ़ा दिया, ये चेक करो। कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग ऑफ आइटम आर रिकॉर्डेड इन PNL एज इनकर्ड। ठीक है, जैसे इनकर हो वैसे PNL के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, यूजुअली एज रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर relating to PPE after initial acquisition is capitalized if it meets the criteria for recognition। यानी पहली बात दोनों शर्तें पूरी हो, फ्यूचर बेनिफिट प्रॉबल हो, कॉस्ट लायबली मेजरेबल हो। In practice, this usually means that expenditure are capitalized if it improves the asset। Example, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, is for a replacement part provided replaced part is derecognized। 6 or relates to major inspection or overhauling, इसमें carrying amount of previous inspection और overhauling is derecognized। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है जी,
बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया ये भी, एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, एडजस्टमेंट भी आराम सुकून से आ सकती है इसमें से, ठीक है, बनते भी हैं। सही हो गया। तो हमने इनिशियल रिकग्निशन का रूल पढ़ा, इनिशियल मेजरमेंट देख ली, और हमने सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर देख लिया। हाँ, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट की पूरी कहानी अभी तक हमने नहीं देखी। तो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में कॉस्ट मॉडल क्या है? आफ्टर रिकॉर्डिंग एन एसेट आइटम ऑफ पीपीई as an after recording as an asset an item of PPE shall be carried at its cost less accumulated depreciation। अगली बात अभी आपने नहीं पढ़ी, पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। लेकिन ये मॉडल आपके लिए मेरी क्लास में नया है, ठीक है, आपने इसको पढ़ा होगा पहले, ठीक है। तो अभी हम इसी को स्टार्ट करने लगे। तो यहाँ पे ज़रा 1 मिनट के लिए ज़रा पॉज कर लें यार। अच्छा जी, अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में 2 ऑप्शंस हैं। आप एसेट को सब्सिक्वेंट मतलब क्या है? बैलेंस शीट में किस अमाउंट पर शो कर, ठीक है। तो बैलेंस शीट में शो करने के 2 तरीके हैं। कॉस्ट मॉडल पर रखेंगे तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में से बैलेंस शीट डेट तक की अक्यूमुलेशन माइनस कर देंगे, बुक वैल्यू नजर आएगी। और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है तो फिर रीवैल्यूड अमाउंट होगी। कौन सी अमाउंट जी? लेकिन अगर बार बार रीवैल्यूएशन होती है तो लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट नजर आ रही होगी, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होगी वो होगी डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से बैलेंस शीट डेट तक की। तो ये इंशाल्लाह सीखेंगे तो फिर ही पता लगेगा ये क्या बात हो रही है, ठीक है जी। तो आज हम फिर कॉस्ट मॉडल तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, वो हमने किया भी है, अभी भी पहला सवाल भी किया था उसका। आज रीवैल्यूएशन मॉडल को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। असल में तो आपका सवाल है ये, लेकिन ये सवाल में 3 रीवैल्यूएशन हैं जो आपका होमवर्क मैंने कर दिया है, और ये आपका लेक्चर 4 पार्ट बी, इसके अंदर आपके साथ डिस्कशन होगी। लेकिन इसको पहले आपने खुद करना है, फिर इसको चाहे डबल स्पीड में सुन लिया करो, पर एक दफ़ा देखना है। कोई ऐसी बात होती है जो मैं बताता हूँ आपने उससे सोची नहीं होती, तो वो काम दे जाती है, ठीक है, सही है। चलो अच्छा जी, अब चूंकि 3 रीवैल्यूएशन वाला सवाल तो मैं करवा नहीं रहा, मैं एक छोटा सा सवाल बना रहा हूँ, और वो सवाल का नंबर मैं लगा देता हूँ 8A। 8 आपका होमवर्क, 8A। छोटू सा सवाल बनाते हैं। हमारे एसेट की कॉस्ट है $500, ख़रीदा है हमने इसको यकम जनवरी 2020। यूज़फुल लाइफ इसकी रख लें 10 साल, और रीवैल्यूएशन की हमने इसकी जाकर 1 साल बाद ही कर देते। रीवैल्यूएशन डेट हमने मॉडल रखा हुआ है रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन डेट यकम जनवरी 21, और रीवैल्यूड अमाउंट बना दें आप 580, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर कोई एसेट मिसाल के तौर पे 100 रुपये का एसेट आपने ख़रीदा, 10 साल इसकी लाइफ थी, तो 10 रुपये डेप्रिशिएट हुआ, तो बुक वैल्यू इसकी कितनी नज़र आ रही होगी किताबों में ईयर के एंड पर 1 साल गुजरने के बाद? 90। अब मोतरजीन ने एतराज़ उठाया कि अकाउंटेंट अजीब कौम है, अजीब नस्ल है, इनकी किताबों में एसेट नज़र आता है किताबी वैल्यू, बुक वैल्यू। हालांकि इसका तो मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता, बुक वैल्यू, हिस्टोरिकल बुक वैल्यू। तो मोतरजीन के इस एतराज़ को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड ने एक ऑप्शन दिया, अगर आप चाहें तो आप अपने एसेट को ईयर एंड पर उठाकर फेयर वैल्यू पे लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो मसलन मेरे इस एसेट की फेयर वैल्यू जो है, जिसको रीवैल्यूड अमाउंट कहेंगे, वो ईयर एंड पे आ गई 105। तो फिर 90 से जब एसेट 105 पे जाएगा तो एसेट बढ़ेगा या कम होगा?
कितने से बढ़ेगा? ये 15 रुपये गेन है या लॉस है? अब इस गेन के बारे में आपको अभी पता लग जाएगा। F3 में आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, यानी ये बातें पूछने से थोड़ा टेस्टर लगा रहा हूँ। तो ये गेन आपका चला जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ऐसा ही है ना? गेन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना, ये वाला नहीं जाएगा। जी हाँ, ये अनरियलाइज्ड गेन है। अनरियलाइज्ड गेन तो कहाँ जाया करता है? OCI। ठीक है, ये कहाँ जाया करता है? चलो, तो इसका मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया तो है। ठीक है, खैर ये ईयर एंड के ऊपर भी रीवैल्यूएशन हो सकती है, ईयर के स्टार्ट में भी हो सकती है, हो तो मिड ऑफ द ईयर भी सकती है, लेकिन नॉर्मली हम या तो ईयर के स्टार्ट में या ईयर के एंड पे रीवैल्यू किया करते हैं एसेट को। ठीक है, तो लो जी, हमारा सवाल गया बंद। रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट हर वो चीज है जो मैं कर जाऊंगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक वर्किंग, जिस वर्किंग की बेस के ऊपर हमारा सवाल हुआ करेगा। ठीक है, उसके बाद चूंकि पहला सवाल है तो मैं लेजर भी बनाऊंगा थोड़ा सा एक दफा। ठीक है, लेकिन जो होमवर्क वाला सवाल होगा उस सवाल के अंदर आपको डिस्कशन में लेजर्स नहीं बने हुए मिलेंगे। ठीक है, तो असल में तो मैंने जर्नल एंट्रीज करवानी है आपको और एक्सट्रैक्ट्स भी बनवाऊंगा। ठीक है, यानी कि P&L में, बैलेंस शीट में, चेंज इक्विटी में इसके क्या क्या असरात जाते हैं वो भी मैं चाहूँगा कि हम साथ के साथ ही डिस्कस कर लें। ठीक है, अच्छा जी, अब वर्किंग का फॉर्मेट बिल्कुल वही है जैसा हमने अभी तक 2-3 सवालों में करके देखा, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट। लेकिन इस रीवैल्यूएशन मॉडल वाले एसेट की वर्किंग के अंदर 2 कॉलम्स हमारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी काम। क्वेश्चन नंबर 8A। ये अभी ये सवाल बना है, ऐसा क्या? ये आपके नोट्स में नहीं है, छोटू सा सवाल है। अब डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, दिल तो बड़ा कर रहा है, IS-12 भी इसके साथ मिक्स होना होता है। चलो खैर कोई देखेंगे, हमें दिल करता है, माजरत क्या भी कर ले। एसेट, अब किस दिन एसेट खरीदा था? 1 जनवरी 2020 को। एसेट की कॉस्ट कितनी है? 500। ठीक है जी, अब छोटी सी फिगर रखिए ताकि ज्यादा फिगर्स में ना परेशान हो। अब यूजफुल लाइफ इसकी कितनी है जी? 10 साल। तो एसेट को हमने डेप्रीशिएट करना है और 31 दिसंबर 20 तक भी कुछ नहीं होना, भाई 1 जनवरी को जाके कुछ करेंगे। तो फटाफट अपना काम कर लेते हैं जी। डेप्रीसिएशन के लिए याद रखिएगा, पहले डेट मत डाला करें, गड़बड़ हो जाती है। वरना देखें ना, अगर आप 31 दिसंबर 20 डाल दें तो आप कहीं गलती से 500 डिवाइडेड बाय 10 की बजाय 500 डिवाइडेड बाय 9 भी कर सकते हैं। दिल में आ सकती है ना, 1 साल गुजर गया, हालांकि असल में तो उस एसेट को लेकर आना है, अभी वो तो स्टार्ट भी पड़ा हुआ था। ठीक है, तो पहले डेट ना लिखा करें, इससे गड़बड़ होती है। तो 500 क्या है जी? कॉस्ट। रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन है, नहीं गिवन तो फिर बस कॉस्ट को ही डिवाइड कर दो लाइफ से 10 साल, और आपकी डेप्रीसिएशन आ गई साल की कितनी? 15, 50 आनी है, मैं भी कहूँ। अच्छा 50 कह रहे, 15 मुझे लगा जी। और आपकी बुक वैल्यू एसेट की कितनी आ गई? 450। बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट जो भी कह लें। अब डेट लिख लें 31 दिसंबर 2020। जर्नल एंट्रीज अगर यहीं तक की करवाऊं मैं आपसे, दो कॉलम्स मैंने अभी यहाँ बनाने। तो जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20 अगर मैं करूं तो सबसे पहली एंट्री मेरी क्या हो रही है जी? आज 1 जनवरी 20 पर एसेट खरीदे ना, पहले डेप्रीशिएट कर दें तो खरीदने की एंट्री कराओ ना। 1 जनवरी 20 पर एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से जी? 500 से।
ठीक है। अब उसके बाद साल का एंड आ रहा है, ठीक है जी। तो साल के एंड पर आकर आपने एसेट को क्या कर दिया, डेप्रीशिएट। तो डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या सीखी हुई है आपने बचपन से, तो 31 दिसंबर 20 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हो जाएगी क्रेडिट 50 से, ठीक है जी। अभी इस साल में और कुछ भी नहीं हो रहा, इस साल में बस एसेट खरीदा था हमने, ठीक हो गया। अच्छा, लेजर्स कोई मुझे पसंद नहीं है कि हम बनाएं, ना हमने बनाने होंगे, लेकिन पहला दिन पहला सवाल तो मेरा दिल है कि हम लेजर्स बना लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, एक्सट्रैक्ट्स भी बनाना चाह रहा हूं मैं, लेजर्स भी बनाना चाह रहा हूं, तो यूं कर लेते हैं, पहले मैं लेजर्स बना लेता हूं, जर्नल एंट्रीज कर लेता हूं, ठीक है। फिर लेजर्स को मिटा देंगे, वो तो एक बार ही बनाने हैं ना। उसके बाद जो जर्नल एंट्रीज की थी उससे दोबारा मैं फिर एक्सट्रैक्ट्स भी आपको बना कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलें लेजर बनाते हैं, तो एसेट का अकाउंट बना लेते हैं। यकम जनवरी 2020 पर ब्रॉडडाउन कुछ भी नहीं है, बल्कि एसेट खरीदा ही था पहले ही दिन, तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 500, ठीक है। उसके बाद डेप्रीसिएशन की एंट्री करेंगे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अकाउंट में, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट। तो जब ये अलग पड़ा हुआ है तो इसका मतलब एसेट अकाउंट, अगर एक्यूमुलेशन अलग पड़ा है तो एसेट अकाउंट क्या शो कर रहा होता है, कॉस्ट। लेकिन अब जरा बड़े हो रहे हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल भी आ रहा है, तो यूं कहा करो, अगर एक्यूमुलेशन अलग पड़ा हुआ है तो मतलब एसेट अकाउंट में ग्रॉस अमाउंट पड़ी है। मैं ग्रॉस इसलिए बोल रहा हूं, अगर कॉस्ट अभी रिवैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं हो रहा तो कॉस्ट ग्रॉस अमाउंट है, उसमें से डेप्शन माइनस होगी तो बुक वैल्यू आएगी। और अगर रीवैल्यू हो गया है तो आप आज देखेंगे कि रीवैल्यू होने के बाद एसेट अकाउंट में कॉस्ट नहीं बचती, बल्कि लेटेस्ट फेयर वैल्यू आ जाती है, रीवैल्यूड अमाउंट आ जाती है, तो फिर रीवैल्यूड अमाउंट में से डेप्शन माइनस करेंगे। इसलिए लफ्ज क्या बोला मैंने, ग्रॉस, ठीक है। तो एसेट ग्रॉस वैल्यू शो करेगा, डेप्रिसिएशन अलग पड़ी होगी। तो ईयर एंड के ऊपर आपने 31 दिसंबर 20 पर एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, दिमाग में कर लो ना, यहाँ सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने डाल दी, ठीक है। इसके अंदर तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से जी, 50 से। यहां तक कोई मसला, ईयर एंड हो गया। तो 31 दिसंबर 20 पर कैरी डाउन बैलेंसिंग एसेट का अकाउंट शो कर रहा है 500, एम आई राइट, अब बोलो। और मुझे पता है ये आपको सब आता है, लेकिन स्टिल मैं यूं ही अज्यूम करता हूं कि नहीं आता, ठीक है ना। हाँ, किसी को नहीं आता हो या किसी को कम आता हो तो सब बराबर हो जाए ना, ठीक है। ऐसे ही 31 दिसंबर 2020 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी 50 रुपये का क्लोजिंग शो कर रहा है, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ जी, को मसला, हाँ जी, को मसला, ओके डन। अब वो दिन आ गया जिसका आपको इंतजार था, रीवैल्यूएशन का दिन। थोड़े देर नुक्करते होके बैठा करो, ठीक है, रीवैल्यूएशन का दिन। तो पहला काम क्या करें हम, क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बनाए ना, फिर अगली बात करते हैं। क्लोजिंग तो ओपनिंग बनेगा ना एज इट इज। तो ये क्लोजिंग यकम जनवरी 21 पर ओपनिंग बन गया। अब स्टेप वाइज चलना है, ठीक है, स्टेप वाइज। पहले मैं आपको सिखाऊंगा वर्किंग में क्या किया करेंगे, रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में क्या किया करेंगे, फिर रीवैल्यूएशन के दिन जर्नल एंट्री क्या करेंगे। हाँ, लेजर से तो सिर्फ समझाना है जर्नल एंट्री को पहली बार, फिर मिटा देंगे इसको, लेजर्स नहीं बनाया करेंगे, लेजर्स बस दिमाग में बनाइएगा, कोई मसला नहीं। जर्नल एंट्री पक्की करें, होते उसी से लेजर बन, जर्नल एंट्री आती हो तो लेजर उसी से पोस्ट हो गया ना, ठीक है। अब ये जो दो चीजें हैं ना,
कि वर्किंग में क्या करना है रीवैल्यूएशन के दिन, और जर्नल एंट्रीज क्या करनी है रीवैल्यूएशन के दिन, और फिर रीवैल्यूएशन के बाद क्या होना है। ये तीन बातें जब समझ में आ जाती हैं तो रीवैल्यूएशन चाहे साल के शुरू में हो, चाहे साल के आखिर में हो, चाहे साल के दरमियान में हो, चाहे रीवैल्यूएशन एक बार हो सवाल में या 100 बार हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो तरतीब से सीखना जरा चीजों को। ठीक है। तो सबसे पहली बात, वर्किंग में क्या करेंगे हम। वर्किंग में एक लाइन खाली छोड़ेंगे, यकम जनवरी 21 पे एक लाइन खाली छोड़कर क्या लिख देंगे, रीवैल्यूड अमाउंट, जो सवाल में गिवन होगी। असल में ये प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्किंग की थी, इधर देखें, छोटा सवाल बनाया था। आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, दरमियान में बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल लें, गेन कितनी, तो कोई फर्क पड़ता है नहीं ना पड़ता। लेकिन दोनों में से बेहतर कौन सी प्रेजेंटेशन है, ये वाली। उसकी वजह ये है कि हमारी वर्किंग का जो फॉर्मेट है ना, उसमें ये एसेट कंटिन्यू चलना है आगे। तो अगर मैं ये 15 नीचे लिख लूं तो फिर क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन क्या इस 15 की करनी होगी आगे। क्या आगे इस एसेट 15 की वैल्यू ने चलना है या 115 ने चलना है, 105 ने चलना है। तो इसलिए बेहतर क्या तरतीब है, बात तो वही है, लेकिन हमने क्या करना है वर्किंग में, क्या करना है रीवैल्यूएशन के दिन एक लाइन खाली छोड़नी है और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेनी है। ठीक है। जब एक लाइन खाली छोड़ेंगे और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे तो बैलेंसिंग फिगर गेन भी हो सकती है, लॉस भी। पहला सवाल मेरा है, रीवैल्यूएशन गेन ही आएगा। ठीक है, सरप्लस जिसको कहते हैं। और आपके सवाल में 3 रीवैल्यूएशन हैं तो उसमें गेन भी आएगा, लॉस भी आएगा, फिर गेन भी आ सकता है। तो बड़ी एहतियात से इसको लेक्चर को लेना है। डबल स्पीड वाला लेक्चर नहीं है पार्ट बी जो इसके बाद आएगा, लेकिन पहले खुद से ट्राई करनी है, क्योंकि आपने रीवैल्यूएशन पढ़ रखी है ना। तो क्या एक से ज़्यादा रीवैल्यूएशन नहीं देखते थे आप? क्या रीवैल्यूएशन के बाद दोबारा रीवैल्यूएशन नहीं होती थी? क्या पहले सरप्लस फिर लॉस फिर सरप्लस नहीं आ सकता? क्या पहले लॉस फिर लॉस फिर लॉस नहीं आ सकता? क्या सरप्लस 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 नहीं आ सकता? कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो सवाल करना आपने है पहले। ओके, लेकिन तरतीब सिखा रहा हूं यहां पे। तो क्या करेंगे जी, वर्किंग में एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। कितनी थी जी? 583। ले जी, 583 मैंने लिख दिया। अब मुझे बताइए, एसेट 450 से लेकर जाना है 580 पर, तो बढ़ाना है या, पहले तो बताओ, बढ़ाना है या कम करना है? बढ़ाना है या कम करना है? बढ़ाना है। कितने से? 130 से एसेट बढ़ गया। तो एसेट का बढ़ना खुशी की बात है या गम की बात है? तो ये आ गया हमें रीवैल्यूएशन पर सरप्लस। बैलेंसिंग फिगर मैंने सरप्लस निकाल दिया। ठीक है जी, सही है। तो क्या करेंगे जी, वर्किंग में एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे और सरप्लस या लॉस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक हो गया। अब ये काम तो करना ही है, लेकिन मेरा सवाल, क्या हम इस सरप्लस को प्रॉफिट और लॉस में ले जाएं? लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते। वजह क्या है? ये अनरियलाइज्ड गेन है। ये कहाँ जाएगा? ये अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। अब इसकी तरतीब क्या है, लेकिन सरप्लस है, सरप्लस एक कॉलम में इसको लिखो। ये फिलहाल वर्किंग जरा देख लो, इसको फिर समझाता भी हूं। वर्किंग में क्या किया आपने, एसेट का जो बढ़ना था 130, उसको किस कॉलम में लिखा है हमने? रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में लिखा है। अब इसका मतलब क्या है? 130 बटा 130 ना। इसका मतलब 130 बटा 130 है ना, है ना। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि 450 में 130 ऐड होगा तो 580 बन रहा है। ऐसे ही सिफर में 130 ऐड हो तो 130 बनता है। इसका मतलब ये है वर्किंग में। ठीक है ना जी, ये रीवैल्यूएशन का अकाउंट है। बिल्कुल सही पहचान लिया आपने, जरा जल्दी पहचान गए आप। तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट हमने असल में बनाना शुरू कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पर हम पीएनएल का इम्पैक्ट लिया करेंगे अगर कोई चीज़ होगी पीएनएल में जाने वाली तो, इस रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। ठीक है, सही है। अब बारी आ गई जर्नल एंट्रीज की।
31 दिसंबर 2021। अब इस साल में पहले ही दिन क्या हो रहा है, एसिड रीवैल्यू। क्या हो रहा है, एसिड। अब जिस दिन एसिड रीवैल्यू हुआ था तो हमने इस दिन कौन सी दो चीजों को कंपेयर किया है जी, बुक वैल्यू ना कॉस्ट, कहाँ कॉस्ट तो ही पड़ी है, बुक वैल्यू को और रीवैल्यूड अमाउंट को। यानी एसिड की बुक वैल्यू को कंपेयर किया जाता है उसकी फेयर वैल्यू से गेन या लॉस निकालने के लिए। सही है। अब वर्किंग में तो एसिड की पड़ी ही बुक वैल्यू थी, तो बुक वैल्यू से रीवैल्यूड अमाउंट कंपेयर हो गई, ठीक है। लेकिन क्या एसिड अकाउंट में भी बुक वैल्यू पड़ी है? एसिड अकाउंट में तो क्या पड़ा हुआ है, कॉस्ट। अगर इसको बुक वैल्यू पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा जी, अक्यूमुलेशन को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस का करते हैं, लेजर में तो डेबिट क्रेडिट चलता है, ठीक है। तो एक काम कर लें, जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही है उस दिन अक्यूमुलेटेड डेबिशन अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस पड़ा है उसको उठाएं और उठाकर एसिड के अकाउंट में फेंक दें, ठीक है। अच्छा, आपकी एसीसीए के अंदर शायद ये कंबाइन एंट्री की जाती है, लेकिन मैं आपको अलग अलग एंट्री कराऊंगा, ये दो एंट्रीज कराऊंगा, बहुत आसान लगेगा आपको इंशाल्लाह, मसला नहीं। बस याद रखना है रीवैल्यूएशन के दिन एसेट अकाउंट क्या शो कर रहा है, कॉस्ट। इसको किस पे लाना है, बुक वैल्यू पे। किस पे लाना है, तो बुक वैल्यू पे लाने के लिए क्या करोगे, जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही है उस दिन देखो अक्यूमुलेटेड अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस पड़ा है, 50। अच्छा, अगर 2 साल से ऐसे चला आ रहा होता तो यहाँ पे क्या बढ़ा था, 100। 3 से चला आ रहा था तो 4 से चला आ रहा था, तो जितना बैलेंस पड़ा है रीवैल्यूएशन के दिन तक का उसको एलिमिनेट कर दो। क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, यानी उसको उठाकर ले जाओ एसेट अकाउंट में, अक्यूमुलेटेड अकाउंट में से निकाल दो और एसेट अकाउंट में फेंक दो। अब कोई चीज अगर क्रेडिट नेचर की है तो उसको खत्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो इसका मतलब 50 रुपए क्या होंगे अक्यूमुलेटेड अकाउंट में से डेबिट, और एसेट अकाउंट में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो 1 जनवरी 21 को जो हमने एसेट क्या करना था, रीवैल्यू, तो उस दिन जितना बैलेंस अकाउंट में पड़ा था उसको यहां से क्या कर दिया हमने, एलिमिनेट, कहां पे फेंक दिया, एसेट अकाउंट में। तो यहां पे जाके हमने लिखा 1 जनवरी 21 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अब मुझे बताओ आपका एसेट अकाउंट अब क्या शो कर रहा है, 50 माइनस 500 माइनस 50 है ना, डेबिट 500 पड़ा क्रेडिट, और ये क्या शो कर रहा है, 0, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट। तो ये जनाब रीवैल्यूएशन की पहली एंट्री हुआ करेगी। जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही है, साल के पहले दिन हो रही है, साल के आखिरी दिन हो रही है, साल के दरमियान में हो रही है, एसेट की जिंदगी के चौथे साल में हो रही है, 20वें साल में हो रही है, मैटर नहीं करता। हमने एक असूल बना लिया, क्या, जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही है उस दिन अक्यूमुलेटेड अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस पड़ा है वो क्या कर दो, एलिमिनेट, ठीक है। अब 1 जनवरी 21 पर पहली एंट्री क्या बनी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट डेबिट, और एसेट का अकाउंट, इसको कहते हैं नेट रिप्लेसमेंट मेथड भी। ये जिस मेथड से हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, नेट रिप्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। मतलब क्या है एलिमिनेशन मेथड का, मतलब क्या है, रिवैल्यूएशन के दिन अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, उसको उठा के एसेट अकाउंट में फेंकेंगे, ताकि एसेट अकाउंट किस पे आ जाए, बुक वैल्यू पे। अरे बुक वैल्यू पे आएगा तो क्या फायदा होगा, उसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे और क्या आएगा, रीवैल्यूएशन गेन या लॉस, जो हमारा मतलब मकसूद है। तो पहली एंट्री क्या हो गई, एक्यूमुलेटेड डेबिशन डेबिट एसेट क्रेडिट। अच्छा, एंट्री से भी नजर आ रहा था, लेकिन मैंने समझाने के लिए लेजर बना दिए, आपको एंट्रीज में से नजर आ रहा है कि आज तक इस अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस क्रेडिट हुआ है, आज तक 50 हुआ है, तो वही क्या कर दिया आपने, डेबिट। अच्छा, एंट्री से बगैर भी डायरेक्ट यहां से देखना भी सीखेंगे, लेकिन ये अब आप ट्राई करना फिर पार्ट बी के अंदर देखना है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ले जी, एसेट बुक वैल्यू पे आ गया। वर्किंग में ये काम क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि वर्किंग में ऑलरेडी क्या शो हो रही होती है, एसेट की बुक वैल्यू, ठीक है। लेकिन अकाउंट तो कॉस्ट पे बन रहा है ना, ठीक है, तो उसको बुक वैल्यू पे ले आए जनरल एंट्री करके। चलें आगे। अब
अब आपने रीवैल्यूएशन की एंट्री करनी है। तो इनफैक्ट रीवैल्यूएशन की दो ही एंट्रीज बन गई ना। ये असल में मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी किताब में या आपके शायद साथी ने पहले आपको ये कंबाइन एंट्री करवाई हो इन दोनों की, तो कंबाइन भी सही है, लेकिन मेरी क्लास में ये ऐसे ही अलग हुआ करेगी। ओके, ठीक है। अब बताओ जी, ये एंट्री वर्किंग में नजर आएगी आपको? ये एंट्री वर्किंग में नजर आएगी? नहीं, ये एंट्री कभी वर्किंग में नजर, क्योंकि वर्किंग तो है ही किस पे पड़ी ऑलरेडी, बुक वैल्यू। ठीक है, अब ये एंट्री हो गई ना, बोलो। अब वर्किंग में भी एसिड 450 पे आ गया, लेजर्स में भी एसिड 450 पे आ गया। ओके, और एक्यूमुलेशन क्या हो गई है? एलिमिनेट होकर खत्म, नील। अब आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस को बुक करना है, तो एसिड को उठाकर लाए 580 पे, तो एसिड 130 से बढ़ गया, एसिड 130 से बढ़ गया। तो एसिड का बढ़ना डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो एसिड अकाउंट हो गया डेबिट, और पीएनएल के अंदर आपने गेन को कर दिया क्रेडिट 130 से। सही है? सही है? नहीं सही ना, अनरियलाइज गेन है। पीएनएल में क्यों जाने दे रहे हो? खुद ही बताया और खुद ही मान भी गए। फिर भाई ये ओसीआई में जाएगा। कहां जाएगा? ओसीआई में। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज जो है ये कहां प्रेजेंट होता है? ओसीआई। इधर देखो, पहले दिन फॉर्मेट बनाया था ना पीएनएल का, अल्लाह अगर उसमें ओसीआई लिखा हो, नहीं तो अब लिख लेते हैं। खैर है, लिखा था ओसीआई को उसमें। यस, शुक्र है अल्लाह को, मुझे लगा शायद। तो भाई अभी 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 ट्रांसफर की बातें भी करते हैं। अभी क्या हुआ है? अभी तो एसिड का गेन बुक किया है, वो गेन कहां नजर आएगा? ओसीआई में। डबल एंट्री क्या है? एसिड डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। ये 130 है ना, वही बना लें जरा जी। ये देखें, ये देखें जी, ये अगर मैं आपको अपने सवाल का फॉर्मेट इससे बनवा दूं, 1 ये यहां से होकर कहां जाएगा? ये बात समझ आई है? जैसे 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 नेट प्रॉफिट तो ये था, पीएनएल में शो हुआ ना, सेल्स, परचेज, इनकम्स, एक्सपेंसेस, ये क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये यहां पे प्रेजेंट हुआ, फिर यहां से निकालकर हम कहां ले गए इसको? चेन इक्विटी में, रिटेन्ड अर्निंग्स में। ठीक है, ऐसे ही ये सरप्लस इन ओसीआई क्या है? ये इस साल में चेंज आया, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। हमारा पॉजिटिव चेंज आया, ठीक है, कोई मसला नहीं। ये यहां पर प्रेजेंट हुआ, उसके बाद ये यहां से निकलेगा और चेन इक्विटी में चला जाएगा। अगले साल यहां पर कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे अगले साल ये प्रॉफिट्स रिटेन होकर पड़े रहते हैं, ऐसे ही ये सरप्लस भी होगा। ट्रांसफर की एंट्री भी आपने सुनी हुई होगी, वो भी समझाता हूं लॉजिकली इंशाल्लाह। ऐसे नहीं, रट्टा रुट्टा नहीं लगाना। पूरी अकाउंटिंग में मैंने रट्टा नहीं लगाने देना, मुझे सख्त नफरत है इससे। इंशाल्लाह ट्रांसफर की एंट्री आपको आती तो होगी, पर आपने याद की हुई होगी, कभी उम्मीद है, तो इंशाल्लाह हम उसको समझ लेंगे। ठीक है, याद तो आपको पहले ही होगी, तो कॉन्सेप्चुअली भी समझ आ जाएगी। क्या ख्याल है? ठीक है। अब एसिड रीवैल्यू हो गया, सरप्लस डेबिट, ये एसिड डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। अब ये दूसरी एंट्री करने के लिए मुझे एक अकाउंट ओपन करना पड़ा, जिसका नाम क्या है? रीवैल्यूएशन। लेकिन ये रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट है, ये ओसीआई में इसकी प्रेजेंटेशन नहीं है। ये क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट, जो स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी में कॉलम आता है जिसका, वो ये स्टेटमेंट कंप्रीहेंसिव इनकम नहीं है। ओके, अभी सारा कुछ इंशाल्लाह एक्सट्रैक्ट्स बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। अभी तो सिर्फ मुझे ये 2-3 एंट्रीज दिखाने दो। ओके, अब एंट्री है एसिड डेबिट यकम जनवरी 2021 पे सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, और वहां से घूमता हुआ सरप्लस आएगा इस अकाउंट में आकर पोस्ट हो जाएगा। कितने से जी? 130 से। एसिड डेबिट और सरप्लस क्रेडिट। ठीक है जी, यहां पे क्या लिखोगे आप, और यहां पे क्या लिखोगे आप? रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है जी, ओके, डन। एसिड डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, वहां से ओसीआई प्रेजेंट होता हुआ अपने अकाउंट में आ गया। ये इंशाल्लाह नजर आएगा, अभी एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे। तो यहां तक कोई मसला है तो बताओ। अब देखो भाई, एसेट की वैल्यू में क्या आ चुका है? चेंज।
अभी थोड़ी देर पहले 2-3 सवाल किए, असल में चेंज इन एस्टीमेट नहीं ना कराया, मैं भूल गया, पहले करवाना था। खैर इधर ले आओ। अभी 2-3 सवाल आपने किए हैं जी, ठीक है। उसके अंदर हम देख रहे थे कि जब कभी एसेट में कुछ चेंज आ जाता है उसकी बुक वैल्यू में, तो हम पुरानी कॉस्ट और पुरानी लाइफ को लेकर नहीं चल सकते। रिवाइज हो गई बुक वैल्यू तो रिवाइज बुक वैल्यू, रिमेनिंग लाइफ। रेजिडुअल वैल्यू भी रिवाइज लेते हैं, ना हो तो पुरानी लेते हैं, पर मेरे सवाल में है नहीं इसलिए मैं इसकी जरा बहस फिलहाल नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये दूसरा सवाल किया, जब रिवाइज हो गई बुक वैल्यू तो फिर रिवाइज्ड बुक वैल्यू, रिमेनिंग लाइफ। जब रिवाइज हो गई बुक वैल्यू, कहां गई रिवाइज, ये आफ्टर एडिशन, तो फिर रिवाइज्ड बुक वैल्यू और रिमेनिंग लाइफ। तो जब कभी एसेट की वैल्यू बदल जाए, अभी तक तो रीवैल्यूएशन मॉडल था नहीं ना, तो इसलिए मैं ये बता रहा था कि रिवाइज बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्सिट करना है, ठीक है। अगर एसेट रीवैल्यू हो जाए तो भी तो कुछ मामला उसी तरह का नहीं लग रहा कि अब पुराने 500 को ही लेकर अगर आप चलते रहें 10 साल पे, तो क्या ये एसेट खत्म हो जाएगा? बोलो, खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा, मतलब या जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मामला क्या है, मामला क्या है, हमें डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए फॉर्मूला चेंज करना पड़ गया। हमें आफ्टर रीवैल्यूएशन क्या लेना पड़ेगा, क्या है ये, रीवैल्यूड अमाउंट पकड़ेंगे। अब रीवैल्यूएशन हो गई ना, तो अब डेप्रीसिएशन के लिए क्या लेंगे जी, रीवैल्यूड अमाउंट। और अच्छा, कोई रेजिडुअल वैल्यू हो तो वो ले लेनी है, रिवाइज हो जाए तो रिवाइज वाली ले लेनी है। मैं यहां पूरा फॉर्मूला लिख दूं, रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज्ड वाली। अच्छा, अगर रिवाइज ना हो तो जो पुरानी हो तो वही वाली चलेगी फिर, ठीक है ना। तो रीवैल्यूड अमाउंट ओवर रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ठीक हो गया। अब क्या है जी रीवैल्यूड अमाउंट, कोई रेजिडुअल वैल्यू है? अच्छा, अब रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। किस दिन निकालें? 31 दिसंबर 21 पे खड़े होकर निकालेंगे ना। अगर ऐसा करेंगे तो मारे जाएंगे, अगर ऐसा करेंगे तो मारे जाएंगे। इसीलिए आपको एक आदत डलवाई कि डेट पहले लिखी ना। जैसे जिस दिन बुक वैल्यू रिवाइज हो रही है उस दिन की रिमेनिंग लाइफ निकाली, इसी तरह से जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही है, जिस दिन रीवैल्यूड अमाउंट यानी फेयर वैल्यू आपने ली है, उसी दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ भी निकालें। गॉट इट? तो रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालेंगे? जिस दिन एसेट क्या हुआ है, रीवैल्यू। वो किस दिन हुआ है? 1 जनवरी 21 पे। अब एसेट की ओरिजिनल लाइफ क्या थी? 10। 1 जनवरी 20 पर 10 साल लाइफ थी, 1 जनवरी 21 तक कितने साल गुजर गए? 1 गुजर गया, तो रिमेनिंग कितने हैं? तो ये, ठीक हो गया, बुक वैल्यू ओवर ये रीवैल्यूड अमाउंट ओवर रिमेनिंग लाइफ, ठीक है जी। तो आंसर क्या आ गया? 64 लिख दूं जरा, 64, ठीक हो गया। और बुक वैल्यू क्या आ गई? अच्छा, मेरा सवाल अब यहाँ ना ख़त्म हो जाना है, इससे आगे नहीं जाना, बस थोड़ी इसकी डिस्कशन है, ठीक है। लेकिन अभी बातें मैंने बहुत करनी है, बातें ही तो बस करता हूँ मैं, है ना जी। 31 दिसंबर काम गुम तो करता नहीं हूँ, काम सारा आपसे करवा लेता हूँ। जाती है ना, ऐसे ही है ना, ऐसे ही हो रहा है ना। हाँ, तो आप लोग क्या करने आए हो? काम ही करने आए हो। मेरा तो पर्चा पास है। अच्छा सुने, अब ओह, 1 जनवरी 21। अच्छा, अब एक मसला है, वो मसला ये है कि आपने 31 दिसंबर 2021 पर एक एंट्री पास की, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और वो कितनी है जी? 64। तो जब ये एंट्री पास हो रही है तो आपको
रोने की आवाजें आ रही हैं। ये मैं दोबारा बनाऊंगा उधर तरतीब से, ठीक है ना। एसओसीआई में पीएनएल होता है, आपको पता है, और ओसीआई होता है। 2021 में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की 64 की, तो आपको रोने की आवाजें आ रही, ठीक है जी। आपने गौर से देखा तो पैट रो रहा था। बल्कि ठहरो, लेजर्स की समझ आ गई थोड़ी सी, लेजर्स में मिटा रहा हूं अब, ठीक है ना। लेजर्स बना लेना, ठीक है। मैं जरा ना प्रॉपर एक्सट्रैक्ट्स बना के लाना चाह रहा हूं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी साथ साथ बने और स्टेटमेंट चेन इक्विटी भी साथ साथ बने। तो बैलेंस शीट के अंदर तो फिर क्लोजिंग बैलेंसेस ही जाते हैं, तो ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये देखो ना, एसेट का क्लोजिंग क्या आएगा 31 दिसंबर 21 पर, इसकी रीवैल्यूड अमाउंट ही शो होनी चाहिए। देख लो कितना आ रहा है, ये देखो ना 630 माइनस 50, यही होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो मतलब आपका सवाल गलत हुआ। पर आ गया एसेट फेयर वैल्यू पे। फिर 31 दिसंबर पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री आपने पास की, तो डेप्रिसिएशन 60, तो यही 64 आपका नजर आएगा, ठीक है जी, ओके। अब इसमें एक एंट्री पढ़नी है अभी, पर वो एंट्री सिखाने के लिए मैं जरा एक्सट्रैक्ट्स बनाना चाह रहा हूं, तो वो एंट्री आपको आती है पहले से, तो ये लेजर भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैं फिलहाल इसको क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, ओके। सही है। ये सिर्फ आपको वो जरा ट्रांसफर की एंट्री जरा सिखाने के लिए लेजर्स बना दिए थे मैंने, तो कोई जरूरत नहीं है बनाने की। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वर्किंग, वर्किंग से ही आपके लेजर्स बन रहे हैं, एंट्रीज हो रही हैं, इवन बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स डायरेक्ट भी वर्किंग से बना करेंगे, वहीं से सिखाऊंगा। सवाल में तो इतनी सी बात होगी, देखो इतना सही सवाल होगा, इधर देखो इतना सही सवाल होगा, और आपके 5 सवाल इसमें मल्टीपल चॉइस के बन सकते हैं। और इसी में से पूछे बताओ 21 के साल की डेप्रिसिएशन, 21 के साल के एंड पर एसेट की बुक वैल्यू, सरप्लस की क्लोजिंग वैल्यू जो बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, या ट्रांसफर की एंट्री जो आप अभी सिखाने लगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। 4 सवाल 5 सवाल इसी एक में से बन जाए। कॉस्ट तो गिवन होगी, क्यों मांगेगा? अच्छा, मांग लेगा तो उसका भी बता दूंगा तरीका, फिलहाल तो ये आपके सामने को मसला यहां तक है, तो बताओ। अब मेरा दिल है 2020 से कहानी शुरू करें दोबारा, ठीक है। तो 2020 से कहानी शुरू कर रहा हूं, पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बना लेता हूं, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का। जगह जरा तंग तंग लग रही है, चलो अल्लाह चंगियां करसी। भाई एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं मैं, SOCI 2020 से कहानी शुरू करते हैं। इसमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, आपको पता है सेल्स परचेज इनकम्स एक्सपेंसेस, और इसकी कहानी आती है जनाब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक। फिर अदर कंप्रीहेंसिव इनकम आती है जी, उसमें कोई ना कोई आइटम OCI का आ जाता है, और फिर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम आ जाया करती है, जो कहीं नहीं जाती, ये बस टोटल ही होता है, ये एंड पे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसके भी बेटा एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये मैं लिख नहीं रहा पर एक्सट्रैक्ट्स हैं, ओके। ये भी मैं 2020 के लिए अगर बनाऊं तो शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, शेयर प्रीमियम अब रहने दो फिलहाल, जगह ही कोई नहीं अड्डी मेरे को, और रीवैल्यूएशन, शेयर कैपिटल भी नहीं लिखना चाहिए तो पर इसलिए लिख दे, जरा निशानी रहे ये क्या चीज है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस मुझे नहीं पता, बस इसका पता है, जो डेटा है वो वही लिखूंगा ना, ठीक है। फिर इस साल में एसेट हमने खरीदा, और फिर पीएनएल के अंदर उसकी क्या जाएगी, डेप्रीसिएशन। तो यहां पर आई जी डेप्रीसिएशन कितनी है जी, 50 की, ठीक है। और इससे क्या निकल आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बहुत सारी चीजों के बाद। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहां जाया करता है बताइए? ये अपनी गाड़ी पे बैठेगा और बैठकर रिटेन्ड अर्निंग्स में जाकर
बैठ जाएगा। ये सवाल में करवाया भी था, इसीलिए मैंने आपको पहले दिन जो आपने नहीं किया ना लेक्चर लिया, ये सवाल कराया था। ठीक है, याद आ रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है ना ये बात। ऐसे पैट आता था 2020 का पैट, याद आया? ओसीआई था नहीं हमारे सवाल में, लेकिन फॉर्मेट में बनाया हुआ है। फॉर्मेट में देखो ना, ये पैट निकलेगा यहां से सारे पीएनएल के एंड पर जाकर, और निकल कर कहां जाएगा? अपने रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में। प्रॉफिट कहां जाता है? रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, अच्छा, वो पता नहीं था इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। आप कोई फिगर भी अज्यूम करके लिख सकते हैं, चाहे तो लिखूं या सही है, समझ आ रही है? जो भी फिगर होगी इधर आ गई। ठीक है, मेरी रेलेवेंट डिस्कशन सिर्फ जो है मैं उसको ही सामने लिख रहा हूं, एक्सट्रैक्ट्स है ना। अच्छा, उसके बाद ईयर एंड पर और कुछ भी नहीं हुआ। आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कोई भी आइटम नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो यहां पर कुछ भी नहीं है। तो अब ये मैंने क्यों 2 लाइनें लगाई? चलो खैर, अब तो लग गई। ठीक है, तो ओसीआई के अंदर और कोई दो चीज़ें तो फिर उसको भी टोटल कर लेते हैं, लेकिन अभी तो आपने पढ़ी नहीं कुछ चीज़। तो फिर आपके पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाती है, जो कहीं नहीं जाती। असल में तो 2 ही चीज़ें हैं, एक है पैट जो रिटेन्ड अर्निंग में जाता है, दूसरा है रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज जो रीवैल्यूएशन रिजर्व भी कह सकते हैं उसमें जाता है। चेनी गुटी के अंदर ये क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से इसको रीवैल्यूएशन रिजर्व भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए। सरप्लस या लॉस, चेंज ओसीआई में नजर आएगा और वहां से कहां चला जाएगा? पर कुछ हुआ ही नहीं। ठीक हो गया? बोलो, अब बोलो तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया? ये और ये नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ है यहां, कुछ भी नहीं। वो कुछ है, बस डेटा नहीं है ना मेरे पास। कौन सा बिजनेस बगैर शेयर कैपिटल के चली जा रहा है? रिटेन्ड अर्निंग्स भी होंगी, ऐसी बात नहीं है, बस मेरे पास डेटा नहीं है भाई। ऐसे ना करो, इल्जाम ना लगाओ सवाल पे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाँ, मेरे सवाल के डेटा के हिसाब से असल में तो सिर्फ यही बनाना चाहिए था मुझे आपको समझाने की, लेकिन थोड़ी ज्यादा पिक्चर सामने हो, मैं इसलिए इस तरह से कर रहा हूं। यहां तक कोई मसला? ये पहला साल हमारा खत्म हो गया। पीएनएल में क्या आना है? सिर्फ 50 की डेफिसिट। बैलेंस शीट में क्या जाना है? ये क्लोजिंग शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम तो है कोई नहीं फिलहाल सवाल में। रिटेन्ड अर्निंग्स, ये क्लोजिंग कहां जाया करते हैं? बैलेंस शीट में। ठीक है ना, और ये तो कुछ है ही नहीं, इसलिए बैलेंस शीट में क्या नजर आना है? ठीक है, अब शुरू होता है आपका 2021। ठीक है, SOCI स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स 2021 के बनने लगे हैं जी। तो पीएनएल उसी तरह से आएगा जिसके अंदर आपको पैट मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक हो गया जी, और उसके बाद आपको OCI, OIC नहीं, OCI, और उसके बाद आपको टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो OCI के अंदर क्या है? अगर कोई चेंज हुआ तो वो प्रेजेंट किया जाएगा। ये जो आपको ट्रांसफर की एंट्री रटाई जाती है ना, ये सिर्फ उस एंट्री को समझाने के लिए मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूं, और फिर कॉन्सेप्टली भी चीजें पक्की होंगी। और इसका फायदा ये है कि फिर आप बड़े सवालों में, अगले सवालों में, फाइनल अकाउंट्स में, IAS 12 के अंदर ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ये सिर्फ इस टॉपिक की, इस एंट्री की बात नहीं है, पूरे एफआर की बात है। एक जगह नहीं, कई जगह ये नजर आएगा आपको। इसलिए एक बार महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। हम एक ही बार रो लेते होते हैं। ठीक है, एडे 80 महंगे। हाँ जी, चलो आ जाओ। अब पहले ही दिन क्या हुआ? एक्यूमुलेशन डेबिट, एसिड क्रेडिट, बैलेंस शीट आइटम्स, पीएनएल का कोई इससे ताल्लुक नहीं। फिर सरप्लस, ये क्या किया? रिवैल्यूएशन की तो सरप्लस आया, एंट्री एसिड डेबिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। नाउ दिस इज चेंज इन रिवैल्यूएशन। ये चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस है ना, तो बोलो चेंज इन रियल सरप्लस क्या? पॉजिटिव चेंज है, नेगेटिव चेंज है? कितना 130। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना आया इस साल का? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया 64। ठीक हो गया? और फिर हमारे पास पैट आ गया ये, ओके। और हमारा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का हमें पता नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है हमें पैट का नहीं पता, तो ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव
इनकम भी जो है बस वो आ गई, ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहां तक कोई मसला है तो बताएं, नहीं है? ओके, नेक्स्ट क्या बनेगा जी? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट्स हैं, और ये अब 2021 की मैं बना रहा हूं। डन जी। और जगह ही तंग है यार, क्लोज करके तमीज से बनाए जरा। मैं अपने आप को कह रहा हूँ भाई, आप ना माइंड कर देना, तुमने खुद को भी कहते रहना चाहिए तमीज से भाई, कहते रहना चाहिए ना। सबसे बहुता शोखा बंदा आप ही होया होता है अपने आप के अंदर, है ना। एक कवर के कतबे पे लिखा देखा, मैं अहम था यही वहम था। हम सबको यही लगता है, ठीक है जी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया का निज़ाम हमारे हिसाब से, हमारी वजह से नहीं चल रहा, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ही चला रहे हैं। हम नहीं थे तब भी था, हम नहीं होंगे तब भी होगा। ओपनिंग ये और ये कंफर्म, सरप्लस तो पहली बात है, कोई नहीं था ना इस साल तक, शुरू तक। तो अब लो जी, एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस आ गई, और एम्बुलेंस आ गई, और रिटेन्ड अर्निंग्स में भाईजान आ गए। लेकिन अब साथ ही मैंने क्या कहा था आपको, क्या हो रहा था, मैं जिस बात ये इधर आ गया, क्या हो रहा था, क्या आवाजें किस किस्म की आ रही थी? रोने की आवाजें आ रही थी। आपने गौर किया तो पैट रो रहा है, पैट रो रहा है, यहां पहुंचा है, रो रहा है। अब पैट है रिटेन्ड अर्निंग्स का बेटा, तो अब्बू कह रहा है, अब्बू 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 एक भाई आया, उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। वो भाई का नाम था रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। उसने एसेट को बढ़ाया, एसेट के बढ़ने की वजह से जो डेप्रिसिएशन आम हालात में 50 रुपए की आनी थी वो आ गई 64 रुपए की, तो 14 रुपए से डेप्रिसिएशन क्या हो गई? ज्यादा। अब डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट को हिट लगनी है नहीं लगनी? तो जब हिट लगनी है तो उसने रोना है नहीं रोना? अब रोने की असल वजह पता है क्या है? असल वजह यह है कि जब गेन आया था तो आपने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को बीच में डाल के गेन को कहा ये अनरियलाइज्ड है, उसको पीएनएल में डालने नहीं दिया। असल में ये मैंने पहले दिन जो फॉर्मेट बनाया था, इस फॉर्मेट में आज एक चीज डाल दूं, जबानी बताई थी। वो क्या है जी? इस ब्लैक एरिया को कहा जाता है आउटसाइड पीएनएल। क्या कहा जाता है जी? आउटसाइड पीएनएल, ओ इनसाइड सॉरी। और जो है ओसीआई, उसको क्या कहा जाता है जी? आउटसाइड पीएनएल, यानी पीएनएल से बाहर। ये हिस्सा ओसीआई वाला, ये क्या होता है जी? आउटसाइड पीएनएल। और ये जो हम लाल से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, लाल बत्ती में टू करके जा रहा होता है जो रिटेन्ड अर्निंग्स में, वो है इनसाइड पीएनएल। अब जब रीवैल्यूएशन सरप्लस आया तो क्या हम उसको पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड कर पाए? हमें किसी ने रिकॉर्ड करने दिया पीएनएल के अंदर? ऐसे ही है ना कि जी अनरियलाइज्ड है, मान लिया, आउटसाइड पीएनएल रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन इस सरप्लस की वजह से एसेट बढ़ा नहीं बढ़ा? एसेट बढ़ा तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ी या नहीं बढ़ी? ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ये वो डेप्रिसिएशन जो मेंटल हुई होती है उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है, इसने प्रॉफिट को हिट किया या नहीं किया? तो प्रॉफिट का रोना बनता था नहीं बनता था, ठीक है। तो इसने आकर कहा, अब्बू अब्बू एक सरप्लस भाई आए हैं, इन अंकल के बेटे हैं वो, इनकी वजह से हमें 16 रुपए की 14 रुपए की हिट पड़ी है। हमें 14 रुपए का नुकसान किस वजह से हुआ है? इनके बेटे की वजह से। तो फिर उन्होंने दरवाजा नॉक किया, ने कहा जी आपका सुना बेटा बाहर से आया हुआ है? ने कहा हाँ 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 बिल्कुल आया हुआ है। क्या नाम है जी उसका? उसका नाम है रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे हम पैट नहीं लिखा करते थे, बल्कि याद होगा आपको मैंने यहाँ पर क्या लिखवा दिया था आपको? टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। इसमें पैट भी आ जाता है और ओसीआई भी आ जाता है, ऐसे ही है। तो टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 2021 की, इसमें पैट आ गया अपनी गाड़ी में बैठ के ये, और ये जनाब ओसीआई से आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज।
ठीक है भाईजान, आपकी वजह से, आपके बच्चे की वजह से मेरा बच्चा रो रहा है, 14 रुपए का हमें नुकसान हो गया है। आप मेहरबानी करें, ये नुकसान हमारा पूरा करें, ये नुकसान हमारा पूरा करें। अब इधर देखना जरा, देखना 14 रुपए सरप्लस में से निकाल दो, निकाल दे। निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस या माइनस? 14 रुपए क्या हो गए, माइनस। और किसको दे दो, इधर क्या होंगे, प्लस। ठीक है, अब ये क्या किया हमने, ट्रांसफर ऑफ नुकसान। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन कर दिया, ये ट्रांसफर कर दिया। अब इसकी एंट्री भी आपको आती है, यहीं से देख लो। ये सब चीजों की नेचर क्या है, डेबिट ना। स्टेटमेंट चेन इक्विटी के हर आइटम की नेचर डेबिट है ना, डेबिट है ना? तो बोलो ना, सोचन दी गल है, स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी में कोई चीज डेबिट हो सकती है? सोच में पड़े हुए तुम, नहीं हो सकती। सब चीजें क्रेडिट है, क्रेडिट साइड के आइटम्स हैं। फौरन बोलना चाहिए था, नहीं, सुते पे ने। हाँ जी, तो स्टेटमेंट चेन इक्विटी के हर आइटम की नेचर क्या है, क्रेडिट। तो कोई क्रेडिट नेचर की चीज है, उसमें से कुछ कम करें तो डेबिट, और कुछ बढ़ाएं तो ये वो एंट्री है जो आप किया करते थे, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की एंट्री। और ये एंट्री होती थी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, कितने से, 14 से। ठीक है, ये क्या है जी, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, ट्रांसफर ऑफ ओए ओसीआई तो लिखा ही नहीं इसके साथ। ओसीआई तो इधर देखो ना, लिख लो इसको भी, ओसीआई साथ लिख लो। ठीक है, सही है ना? और मत लिखना, क्या इसके साथ ओसीआई लिखना चाहिए? यही तो फर्क है, जिसलिए एक्सट्रैक्ट्स बनाए हैं। ओसीआई तो ये है, 130 यहां से प्रेजेंट हुआ, यहां से निकला, रिजर्व में आ गया। अब ये हर साल ट्रांसफर की एंट्री विद इन इक्विटी होती है, इसके फेस पे तो अगले साल ये पड़ा ही नहीं होगा। बात समझ आई है? तो जब सरप्लस या लॉस आए और ओसीआई, ये सरप्लस का कॉलम हिट हो रहा हो तो ओसीआई लिखना है, लेकिन जब रिजर्व में पहुंच जाए तो ट्रांसफर की एंट्री हो रही हो तो फिर उसमें नहीं लिखना। उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो ये एंट्री कितने बच्चों को ऐसे ही समझ कर आती थी, जरा हाथ खड़ा कर दें। ठीक है, अब बाकियों को रट्टा लगा हुआ था, ऐसे नहीं करते होते। ठीक है, चलें जी, क्लियर है जी? अब गुड। अच्छा जी, अब हाय हाय, अब जनाब क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। तो कैपिटल का अकाउंट क्लोजिंग क्या शो कर रहा है, इतना, रिटेन्ड अर्निंग्स इतना, और सरप्लस का अकाउंट शो कर रहा है कितना जी, 100। ये हो गया है 116। हाँ जी, समझ आई बात की, लॉजिकली बात समझ आई है ना सारी, पक्की बात है? बोलो। चलो, अब ये एंट्री इस वर्किंग में प्रेजेंट करनी है, लेकिन ये सवाल तो आसान था। कभी ऐसा भी होता है एस्टीमेट चेंज हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, आगे जाके कुछ ऐसा हो जाए, तो एक डायरेक्ट तरीका भी है ये 14 की फिगर निकालने का। अभी तो हमने क्या किया है, 64 और 50 को कंपेयर किया है, कोई ज़रूरत नहीं कंपेयर करने की। एक तरीका है क्या, जो हशर एसिड के साथ किया है ना, 580 एसिड है ना, उसको किससे डिवाइड किया है, 9 से, वही नशर सरप्लस के साथ कर दो, डिवाइडेड बाय 9। जरा 130 डिवाइड बाय 9 करके आंसर बताओ क्या आता है, वही 14 जो पहले भी राउंड करके लिखा था ना यहाँ पे, 64 और वो सारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 116। ये मैच कर रहा है आपका चेन इक्विटी के बैलेंस के साथ, देख ले। तो ऐसे किया करेंगे शॉर्टकट। ठीक है, हशर ते नशर, हशर सिखाया कि रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पर डिवाइड करें, और नशर सरप्लस को पकड़ें और जो एसिड के साथ किया वही सरप्लस के साथ कर दें। बस ये फर्क होगा, अगर एसिड की रेजिडुअल वैल्यू हो तो रेजिडुअल वैल्यू सिर्फ इधर माइनस होती है, सरप्लस इक्वल, सरप्लस नहीं बिकता, रेजिडुअल वैल्यू इसकी नहीं होती। ओके, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, आपने 8वां सवाल करना है। फनकारी चेक की मेरी, एक रिवीजन वाला खुद कर लिया और बाकी सारे आपके गले डाल दिए, है ना? कितना जालिम हूं ना मैं? हाँ हूं। अब सुनो, फायदा आपको इसी से होगा ना। ठीक है, सुनो, अब
बता फिर भी रहा हूं, अगला साल आया फिर रीवैल्यूएशन होती है और आ जाता है लॉस, तो लॉस पहले सरप्लस को खाएगा, बचा खुचा पीएनएल में जाएगा, एक बात। दूसरी बात, अगर कभी ऐसा हो कि पीएनएल में रीवैल्यूएशन लॉस आ जाए, तो रीवैल्यूएशन लॉस की वजह से तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा, उल्टा कम होगा आम हालात की निस्बत, लेकिन उसकी कोई एंट्री नहीं होती। क्यों? क्योंकि कमी की वजह भी इनसाइड पीएनएल है और कमी भी इनसाइड पीएनएल है, तो अगर कोई एंट्री करे भी तो सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट होगा, ये एंट्री नहीं करते। ये इंशाल्लाह पार्ट बी के अंदर आपको बताया जाएगा, शौक पैदा कर रहा हूं, शौक, ठीक है। दूसरी रिवैल्यूएशन, तीसरी रिवैल्यूएशन, जितनी मर्जी रिवैल्यूएशन होती रहे, ठीक है, हर रिवैल्यूएशन के ऊपर वर्किंग का रूल आपको पार्ट बी में नजर आएगा, क्योंकि जो सवाल है अगला असल उसमें 3 रिवैल्यूएशंस हैं। तो पहली पर इंशाल्लाह सरप्लस आएगा, ये रिवाइज होगा, दूसरी पर लॉस आ जाएगा, तीसरी पर फिर सरप्लस, ताकि तरतीब समझ में आ जाए। अब फिर बाद में जो मर्जी होता है, लॉस पे लॉस आए, सरप्लस पे सरप्लस आए, जो मर्जी हो, फिर सीख लेंगे ना एक बार, सिचुएशन फिर जो भी आती रहे, मसला नहीं है। रीवैल्यूएशन सिर्फ इतनी सी ही है। नंबर 1 वर्किंग के लिए रूल क्या है, एक लाइन छोड़े, रीवैल्यूड अमाउंट लिखे, सरप्लस या लॉस रिकॉर्ड करें। नंबर 2 जर्नल एंट्रीज के लिए पहले करें ट्रांसफर की एंट्री, ताकि एसेट किस पे आ जाए, बुक वैल्यू पे, फिर सरप्लस या लॉस को रिकॉर्ड करें, ठीक है। और ये थोड़ा सा आपको मैंने गाइड किया एक्सट्रैक्ट्स की हद तक, तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। सर अगर किसी दूसरे एसेट पे रिवैल्यूएशन सरप्लस हो और कोई और एसेट जो है उस पे रिवैल्यूएशन लॉस हो, तो फिर तो हमने इसको, देखे भाई, वर्किंग तो आप करेंगे अलग अलग, क्योंकि लेजर्स तो बन रहे होते हैं अलग अलग, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर जो चेन इक्विटी बन रही होती है उसमें ये एक ही कॉलम है जी, यहां पर फिर नेट हो जाएगा। जैसे एक एसेट पर सरप्लस आया, दूसरे पर पहले कहीं सरप्लस आया था, आज लॉस आया, तो वो भी यहां हिट होकर जाता है, दोनों को नेट कर देंगे। किसी का लॉस है वो तो पीएनएल में चला गया, सरप्लस ही है ना, 2 सरप्लस आ गए, तो यहां पर दोनों ऐड करके लिखने हैं, और यहां पर भी दोनों इकट्ठे ही आएंगे, और यहां पर भी ट्रांसफर इकट्ठी होगी, क्योंकि कॉलम एक ही है, ठीक है। ये नहीं कि 10 एसेट हैं, 10 रीवैल्यू हो रहे हैं, तो 10 कॉलम आपकी चेन इक्विटी में बने होंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वर्किंग्स अलग करना, हर एसेट की लाइफ अलग होगी, हर एसेट के ऊपर जब वो रीवैल्यूड अमाउंट अलग होगी, किसी का गेन होगा, किसी का लॉस होगा, वर्किंग्स अलग करो, पर यहां पर एक ही है, ठीक है, समझ आई? हाँ जी, वो दोबारा नहीं बताऊंगा, वो आप ट्राई मारोगे, और फिर लेक्चर पार्ट ये 4 का पार्ट बी जो होगा, उसमें वो सारा सवाल आपको करवाया जाएगा, सिर्फ लॉस क्यों बताऊं, ठीक है। तो थोड़ी सी एफर्ट करनी है, ओके। यहाँ पे पार्ट ए क्लोज करते हैं जी। क्या देखें भाई, हर क्लास के लिए अलग एसेट, अलग अकाउंट बनता है ना, लैंड एंड बिल्डिंग अलग होगा, प्लांट मशीनरी अलग होगा, लेकिन रीवैल्यूएशन सरप्लस का एक अकाउंट रख सकते हैं, ठीक है। तो वो एक अकाउंट ही तो है ना, ये अकाउंट हम बनाते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं, कभी पूछा ही नहीं किसी ने, ठीक है। हमसे तो यही पूछते हैं, इनकम स्टेटमेंट बना दो, बैलेंस शीट बना दो, या वर्किंग तो करनी पड़ेगी लाजमी, एमसीक्यू में पूछेगा भाई पीएनएल में क्या जाना है, भाई ट्रांसफर क्या है, भाई एसेट क्लोजिंग किस पे नजर आएगा, भाई सरप्लस क्लोजिंग किस पे नजर आएगा बैलेंस शीट में, यही पूछता है बस, ठीक है। तो अगर कोई बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी मांगे एज ऑन 2021 मसलन, तो इक्विटी के अंदर, मैं सिर्फ इक्विटी बता रहा हूं, इक्विटी के अंदर क्या नजर आएगा, शेयर कैपिटल क्वेश्चन मार्क, रिटेन्ड अर्निंग्स यही वाला क्वेश्चन मार्क, यानी कौन सी फिगर जा रही है, ये क्लोजिंग जाती है ये, और रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये बात समझ आई। और बैलेंस शीट के अंदर जो दूसरी चीज है वो जाएगी एसेट। अब एसेट की यही क्लोजिंग बुक वैल्यू पीपीई में नजर आएगी, लेकिन अब जगह नहीं बची मेरे पास कि वहां प्रेजेंट करूं एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 लाजमी करना है, अभी करना है, रात तक इंशाल्लाह लेक्चर भी अवेलेबल हो जाएगा, ग्रुप पे एक नज़र मार लेना भाई। मुझे लेक्चर पार्ट भी इनका अवेलेबल करना है, उनके लिंक्स इनको भिजवाने भी हैं, ठीक है। पोर्टल पे तो अपलोड हो ही जाते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है जी, ओके जी। या मतलब नहीं, मतलब एक ही एसेट 2 मॉडल्स पे तो नहीं हो सकता। हाँ, आपके सवाल में 3 एसेट्स हैं,
लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है। लैंड को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हुआ है, बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी को कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है, बिल्कुल हो सकता है। अलग-अलग है, कॉलम्स ही अलग बनते हैं पीपी के नोट के अंदर। आपके सिलेबस में नहीं है नोट, वरना बनवाता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पढ़ाना है थ्योरी ना, इस किताब के नोट्स के अंदर लिखी हुई है, टेंशन ना लें। अभी आप रीवैल्यूएशन सीख तो लें, देखें ना, फिलहाल आप रीवैल्यूएशन तो सीख लें, फिर ये मैंने सारी चीज़ें पढ़ानी है। अगर आप देखें ना तो एक टेबल बना हुआ है इन नोट्स में, इस सवाल से ज़रा पीछे देखें तो इसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि ये मैं खुद आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है? सही है ना? हाँ, आप ना पढ़ें, आपको फिलहाल रीवैल्यूएशन सीखने का कह रहा हूँ, वो सीख लें ना, ठीक है? बाकी रीवैल्यूएशन का रूल ये है कि आपने अगर एक प्लांट को रीवैल्यू किया है तो फिर सारे प्लांट्स को करना पड़ेगा। लेकिन प्लांट्स को रीवैल्यू कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि व्हीकल्स को भी लाजमी करना है। IS 16 का रीवैल्यूएशन मॉडल क्लास बाय क्लास अप्लाई होता है, ठीक है? एक क्लास ऑफ एसेट को रीवैल्यू करना है तो दूसरी को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि बिल्डिंग 1 को कर लें और बिल्डिंग 2 को छोड़ दें और 3 को कर दें, नहीं। अगर बिल्डिंग को रीवैल्यू किया किसी एक को तो फिर सारी क्लास को ही करना है। बात समझ आइए? ये सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ेंगे, पर पहले रीवैल्यूएशन सीख तो लो, ठीक है? तो पार्ट ए यहां क्लोज करें। पार्ट बी में इधर देखें जी, पार्ट बी में वहीं बल्कि वहीं क्लोज करें और पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन 8 की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले मैं वो रिकॉर्डिंग दूंगा, आप पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी? क्लोज करें इसको यहां पे।